वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में हम साइंस पेडागोजी के 2018 से लेके 2024 तक के सारे क्वेश्चन करेंगे। और आपको पता होगा कि सीटेट साइंस पेपर 2 में जो 30 नंबर का साइंस पूछा जाता है, जो लोग साइंस और मैथ वाला ग्रुप चुनते हैं उसमें 30 नंबर का मैथ, 30 नंबर का साइंस पूछा जाता है। और उस 30 नंबर में 10 नंबर का साइंस पेडागोजी से क्वेश्चन बनता है। तो उसी 10 नंबर के लिए आज हम 2018 से लेके 2024 तक के टोटल क्वेश्चन करेंगे, जितने भी पेडागोजी के पूछे हुए हैं। और इससे 1 से या 2 दिन के बाद जो साइंस सब्जेक्ट का 20 नंबर का बचता है, वो सारे क्वेश्चन 2018 से लेकर 2024 तक का टोटल कंप्लीट कर लेंगे। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 81 से। 10 क्वेश्चन पेडागोजी का आता है। तो यहाँ पर है, विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है? व्हाई इज फॉर्मेटिव असेसमेंट इंपॉर्टेंट इन साइंस? जो आपको पता होगा कि रचनात्मक, हमेशा मैं पेडागोजी में बताती हूँ कि जो असेसमेंट होता है वो मेनली 2 टाइप्स का होता है। एक तो आपका हो जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक जिसे बोला जाता है, और दूसरा आपका हो जाता है समेटिव असेसमेंट, जिसे बोला जाता है योगात्मक आकलन। और इन दोनों आकलन में अगर बात की जाए तो ये जो आकलन होता है, इसमें ये आकलन बच्चों के लिए अच्छा होता है। इसमें क्या किया जाता है, कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है इसको ढूंढा जाता है कि बच्चे क्या नहीं समझ पा रहे हैं, लर्निंग गैप्स क्या हैं, प्रॉब्लम को बच्चों के सामने जो भी प्रॉब्लम आते हैं उनको ढूंढा जाता है। साथ में ये ड्यूरिंग द क्लासरूम लर्निंग प्रोसेस चलता है, जब लर्निंग वाला काम हो रहा होता है। जैसे कि आपके क्लास में आपके टीचर ने एक टॉपिक पढ़ाया, इसके बाद पढ़ाते समय ही बीच में कोई क्वेश्चन कर दिया, तो यहाँ पर ड्यूरिंग द क्लास या लर्निंग, यहाँ पर उसी टाइम पर क्वेश्चन किया जाता है, तो ये रचनात्मक आकलन होता है। इसे हिंदी में अब बोला जाता है, एक और इसका नाम है सीखने के लिए आकलन। सीखने के लिए आकलन रचनात्मक वाले में है, इस वाले कॉलम में लिख रही हूँ तो ये मत समझिएगा किसमें है। तो इसे सीखने के लिए आकलन बोला जाता है, क्योंकि अगर कोई टीचर पढ़ाते समय क्वेश्चन कर रहा है तो इसका मतलब वो जानना चाह रहा है आपने कितना सीखा और क्या नहीं सीखा, और जो आप नहीं सीखे होते हैं उसको उसी क्लासरूम में दोबारा से क्या किया जाता है, निदानात्मक वाला काम किया जाता है। तो ये हो गया रचनात्मक आकलन। ये बच्चों के लिए अच्छा माना जाता है, इसके कंपैरिजन में ये बच्चों के लिए अच्छा माना जाता है। अब आप देखिए, ये जो समेटिव असेसमेंट है ये क्या है? जो समेटिव असेसमेंट है ये होता है आपका लास्ट में, एकदम लास्ट में होता है। लास्ट का जो एग्ज़ाम होता है यही होता है समेटिव असेसमेंट। इसमें सीखने का आकलन होता है, आपने पूरे साल कितना सीखा, या पूरे 6 महीने या तिमाही एग्ज़ाम जो भी होता है, टेस्ट वगैरह, वो सारे आते हैं आपके रचनात्मक आकलन में कि आपने कितना सीखा। बस यही उसमें पता लगाया जाता है, उसमें क्या नहीं सीखा इसको दूर नहीं किया जा सकता, आपके जो प्रॉब्लम होते हैं उनको दूर नहीं किया जाता है। तो आपका ईयरली एग्ज़ाम, आपका एनुअल एग्ज़ाम, ये सारे आ जाते हैं समेटिव असेसमेंट में। तो अब हम देखते हैं आंसर को। तो इसमें क्या महत्वपूर्ण है, तो निदानात्मक, जिसमें बोली थी डायग्नोस्टिक वाला काम होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट में। ऑप्शन नंबर 3 वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। यह लेना आसान है, ये कोई इसका पर्पज़ नहीं है। फिर है, शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के सहायक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चों के प्रॉब्लम आते हैं उनको क्या किया जाता है, दूर किया जाता है। पहले उनका पता लगाया जाएगा, फिर उनका रेमेडियल टीचिंग आती है जो बाद में, इसके बाद डायग्नोस्टिक के बाद आपको पता होगा कि रेमेडियल आता है, मतलब डायग्नोस्टिक में सिर्फ जो कमियां हैं उसको पता किया जाता है, और इसके बाद आता है रेमेडियल जिसमें इसका कमियों को दूर किया जाता है, या बोल सकते हैं उपचार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82 है यहाँ पर, विद्यालयों में विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है? तो जो आपका विद्यालय है इसमें साइंस फेयर क्यों ऑर्गेनाइज किया जाता है? हम देखते हैं पहला ऑप्शन, विद्यार्थियों को विज्ञान में उच्च शिक्षा के लिए, कहीं भी अगर उच्च शिक्षा के लिए दिया जाए तो ये पर्पज़ नहीं होता। हालांकि ये अच्छी चीज़ है उच्च शिक्षा, लेकिन ये आंसर में सही नहीं होता, क्योंकि ये पॉजिटिव हम नहीं लेते, ये पर्पज़ नहीं लेके चलते। फिर विद्यार्थियों को उनकी परीक्षा में अच्छे अंक, तो यहाँ पर अच्छे नंबर को प्राप्त करना, ये भी स्कोर वाला जो वर्ड है ये भी नहीं होता। फिर है, शिक्षार्थियों में विज्ञान में सृजन और प्रयोग की क्षमता का विकास करना। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा कि यहाँ पर जो क्रिएटिविटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन है इन साइंस एमंग स्टूडेंट, इसको क्या करना है, इसको न्यूरिश करना या इसका डेवलपमेंट करना है। क्योंकि जो साइंस होता है ये बेस्ड ही क्रिएटिविटी पर होता है, साथ में एक्सपेरिमेंट वाले, प्रयोग वाले चीज़ों पर होता है। तो इन दोनों चीज़ों का डेवलपमेंट हो सके इसलिए साइंस फेयर का आयोजन होता है। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 83 है यहाँ पर, एक शिक्षक के नाते निम्नलिखित में से आप किसे
में वैज्ञानिक विधा के लिए सबसे उपयुक्त समझते हैं। तो एज ए टीचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू यू फाइंड मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर साइंटिफिक अप्रोच टू टीचिंग। अगर साइंटिफिक अप्रोच को अपना के आपको टीचिंग प्रोसेस करना है तो इसमें से कौन सा सही होगा। तो देखते हैं यहाँ पर एक्टिविटीज़ वगैरह हम ढूंढते हैं कहाँ पर गतिविधियाँ हैं। यहाँ पर दिया है शिक्षार्थियों को अवधारणा को स्पष्ट करना, ये नहीं है। बिना मतलब एक्टिविटी के अवधारणा को स्पष्ट करना ये सही नहीं है, ये गलत है क्योंकि इसमें गतिविधियां नहीं जुड़ी। अवधारणाओं के शिक्षण हेतु तकनीकी दिखाना, टेक्नोलॉजी जो है ये दिखा देना, ये गलत है। शिक्षार्थियों को परियोजनाएं देना, एक प्रोजेक्ट दे देंगे तो क्या उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा? नहीं। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आस्क द स्टूडेंट टू परफॉर्म एक्टिविटीज़, स्टूडेंट से कहना कि वो एक्टिविटीज़ को परफॉर्मेंस करें, साथ में क्या हो, रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। जैसे कि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट, मान लीजिए आपको जड़त्व का नियम पढ़ाना है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, तो ये अगर पढ़ाना है तो आप कोई टेबल पर कोई ग्लास वगैरह कुछ भी रख के उसको दिखाइए, तो ये और बच्चों से करने के लिए भी कहिए। फिर इसके बाद आप जड़त्व की परिभाषा बताइए, इसका जो फार्मूला वगैरह न्यूटन ने जो कुछ भी बताया है इसके बाद वो बताइए। तो पहले आपको रियल लाइफ से कनेक्ट करना है, एक्टिविटीज़ करानी है उस टॉपिक से कनेक्ट करा के। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 है यहाँ पर। एनसीईआरटी 2005 के अनुसार अच्छी शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है। अच्छी विज्ञान शिक्षा जो है, एक मिनट थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। फिर है इसका क्या अर्थ है, जो यहाँ पर बोला गया है कि ट्रू टू लाइफ, यही तो बोला गया है, ट्रू टू लाइफ, ट्रू टू साइंस और ट्रू टू ये बच्चा जो होता है स्टूडेंट। तो ये इसमें जो ये बोला गया है कि अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है, ट्रू टू लाइफ होती है, इसका क्या आशय है? तो विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश करने हेतु तैयार करे, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो विज्ञान है उसका पर्पज़ ये होना चाहिए साइंस पढ़ाने का कि जो चाइल्ड है, जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन है, उनको आने वाले समय में जो कार्य की दुनिया है उसके लिए प्रिपेयर कर सके। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। यहाँ पर है अर्थपूर्ण ढंग से व्यस्त करना, बिजी रखना, ये मोटिव नहीं होता। फिर है विज्ञान बालक को वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रिया, कहीं पर भी प्रोसेस की बात हो कि इस प्रोसेस से, तो ये गलत होता है, प्रक्रिया पर बल नहीं देना है। फिर है विज्ञान आसान जीवन, इजी लाइफ का भी इसका पर्पज़ नहीं होता है कि लाइफ क्या हो जाए, इजी हो जाए, ये भी पर्पज़ नहीं होता। इंटरेस्ट भी पर्पज़ नहीं होता, मनोरंजन वगैरह भी पर्पज़ नहीं होता, क्योंकि इसमें ये सारे मतलब ऑप्शन सही नहीं होते हैं। ये हालांकि सही हैं, लग तो सही रहे हैं, लेकिन इतने सही नहीं होते कि हम इनको क्वेश्चन मतलब एग्जाम देते टाइम सही लगा के आएँ। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85 है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है? तो हमें बताना है इसमें से जो साइंटिफिक एटीट्यूड है इसकी क्वालिटी कौन सा नहीं है। ओपन माइंडेड, क्या ये है? तो ये तो है ही। आपको पता है कि जो क्वेश्चन होता है या फिर सीखने का, सोचने का तरीका होता है, दो तरीके से होता है। एक तो ओपन माइंडेड क्वेश्चन होता है, दूसरा होता है क्लोज माइंडेड। तो जो क्लोज माइंडेड होता है ये नेगेटिव होता है, ये अच्छा नहीं होता। जैसे कि 2+4 अगर हम पूछ लिए तो क्वेश्चन के रूप में मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो हर जगह इंसान पूरी धरती पर बोलेगा कि हाँ ये 6 है। तो इसका एक फिक्स आंसर होता है, इसमें खुल के सोचने विचारने के लिए माइंड को आज़ादी नहीं होती है। जबकि जो ओपन माइंडेड होता है इसमें आप अपने हिसाब से कुछ भी सोचिए, कुछ भी सोच के आंसर दीजिए। तो ये होता है आपका ओपन माइंडेडनेस। जैसे ये बोला जाए कि अगर विज्ञान की जो टेक्नोलॉजी है ये पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाए तो लाइफ कैसी होगी, तो हर स्टूडेंट अलग अलग अपने हिसाब से सोच के बताएगा उस टाइम पे, कोई फिक्स आंसर नहीं ना होगा इसका। तो ये होता है ओपन माइंडेडनेस। तो ये साइंस की क्वालिटी है। क्यूरियोसिटी आपको पता है, जिज्ञासा जो है ये तो है ही। फिर है समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी इन अप्रोच टू प्रॉब्लम, ये भी होता है। फिर है हार्ड वर्क, ये कोई साइंटिफिक एटीट्यूड नहीं है कि साइंटिफिक एटीट्यूड जिसके अंदर होगा वो हार्ड वर्क करने वाला होगा। ये ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है यहाँ पर। हरी क्लास 6 के विद्यार्थियों को घूर्णन गति पढ़ाना चाह रहा है, सर्कुलर मोशन पढ़ाना चाह रहा है क्लास 6 के विद्यार्थियों को, कौन सी सबसे अच्छी विधि होगी? तो यहाँ पर किसी भी टॉपिक को पढ़ाना है, एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सेकंड वाला सही हो जाएगा। अब ये आपको लग रहा होगा सारे क्योंकि इसमें पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, चर्चा करना, डिस्कशन करना अच्छी चीज़ है, एग्जाम्पल देना भी अच्छी चीज़ है, डेमोन्स्ट्रेशन भी अच्छा है, लेकिन इन चारों में से जो सबसे अच्छा है वो है सेकंड ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया कि सबसे अच्छी विधा, तो सेकंड ऑप्शन एक्टिविटी बेस्ड जो है ये सबसे अच्छा है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87 है यहाँ पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन
इम्पॉर्टेंट एम ऑफ लर्निंग साइंस। तो जो साइंस एजुकेशन हम ले रहे हैं इसमें इसका जो इम्पोर्टेंट उद्देश्य क्या है, विज्ञान का ज्ञान अर्जित करना या फिर केवल ज्ञान अर्जित करना नहीं है, विज्ञान की विषय वस्तु की जानकारी एकत्र, वही तो ज्ञान, ये दोनों लगभग सिमिलर हो गए। यहाँ अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों को। तो मैं जब मैथ वाला पढ़ा रही थी तो मैं बताई थी आपको कि वही ऑप्शन हमें चुनना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी दी रहे। मतलब कि देखिए यहाँ पर केवल ज्ञान था, यहाँ पर भी केवल एक ही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर ईमानदारी भी है, अखंडता भी है, सहयोग के प्रति मूल्य, सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति भी है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑनेस्टी भी चाहिए, इंटीग्रिटी भी चाहिए, कोऑपरेशन, बच्चों का एक दूसरे का हेल्पिंग नेचर हो एक दूसरे के साथ, तो ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है यहाँ पर, विज्ञान के मूल्यांकन में CCE कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन, तो इसका क्या अर्थ है? ऐसा अगर बोला गया है तो इसका क्या अर्थ है? तो इसका यही अर्थ है, अंतिम एवं रचनात्मक मूल्यांकन गलत है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस वर्ड यूज़ किया गया है। तो अंतिम कैसे, केवल एक बार थोड़ी ना करना है, समेटिव असेसमेंट तो वो लास्ट में होता है। फिर है अधिक आवर्ती जांच एवं परीक्षा, ये तो NEP आपको पता होगा कि न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आया था उन सबको भी हमें फॉलो करके ही आंसर देना होता है। तो न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आया था इसमें जो जो चीज़ें कह दी गई हैं, या आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCERT 2005 वाला जो है, तो इन सब चीज़ों में अगर किसी चीज़ को लेके कुछ बातें कही गई हैं तो उसको हमें ध्यान में रख के ही आंसर देना होता है, चाहे उसमें वो चीज़ मेंशन की गई हो या नहीं। तो जो NEP 2020 आया इसमें बोला गया कि जो एग्ज़ाम है इसको थोड़ा सा रिड्यूस करना होगा, मतलब कि बच्चों के ऊपर बोला गया कि एग्ज़ाम से बोझ पड़ रहा है, सो जो एग्ज़ाम है उनका नंबर कम करना पड़ेगा कि एग्ज़ाम ज़्यादा ना लिया जाए। तो अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियां और अभ्यास, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर गतिविधियों के साथ में अभ्यास है, इस वजह से ये सही हो गया, नहीं तो अगर ओनली यहाँ पर ये अभ्यास दिया होता तो ये सही नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? थर्ड वाला सही हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान का एक चरण नहीं है? तो हमें बताना है कि समस्या समाधान का एक चरण कौन सा नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्टेप नहीं है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग में सबसे पहली बात तो हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, साथ में कंक्लूजन भी निकालते हैं किस चीज़ का। मान लीजिए कोई बच्चा है, हम उसके प्रति एक निष्कर्ष निकालेंगे कि हाँ इसको क्वेश्चन नंबर 5 नहीं आ रहा है, तो ये हमें मिल गया क्या, ये हमें प्रॉब्लम मिल गया। अब इस क्वेश्चन नंबर 5 का हम क्या बताएंगे, फिर आंसर बताएंगे, जैसे भी बता सकेंगे, तो वो हो जाएगा आपका समस्या का समाधान का प्रयास करना, हम प्रयास कर रहे हैं तो ये भी हो जाएगा। तो ये हो गया, ये हो गया, साथ में स्थिति की कल्पना भी करेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, विजुअलाइजेशन द सिचुएशन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये सही है, और इसमें जो अवलोकन है ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन वो होता है जिसमें कि मान लीजिए कोई ये झील है, इसमें नाव तैर रही है, तो आप यहाँ पर बैठे हैं और इसको देख रहे हैं कैसे ये तैर रहा है इसमें, तो ये हो जाता है ऑब्जर्वेशन, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 90 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेप ऑफ एनालॉजी स्ट्रेटजी इन साइंस। तो यहाँ पर अनुरूपता जो विधि है, एनालॉजी है, इसका एक चरण है, तो ये है समानताओं का चित्रण, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। जो मैप में सिमिलरिटीज़ है ये है एनालॉजी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से क्या एक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है? तो अगर नेचर ऑफ साइंस की बात की जाए तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पे पहला है, साइंस इज़ ऑलवेज टेंटेटिव। तो साइंस जो है मैं बताई थी इसका नेचर क्या होता है, टेंटेटिव होता है, मतलब कि आप खुद देखिए कि नए नए साइंटिस्ट आते जाते हैं, नया नया मॉडल आता जाता है, फिर जो पुराने उनके थ्योरी वगैरह रहते हैं उसमें कुछ कमियां निकाल देते हैं, तो उससे ज़्यादा जो नया मॉडल आता है वो चलने लगता है, तो इसका मतलब अस्थायी है साइंस। जैसे कि देखिए रदरफोर्ड का मॉडल आया, फिर बोर का मॉडल आया, नील्स बोर का, तो ऐसे ही आता गया एक एक लोगों का, एक एक साइंटिस्ट का, तो ये तो सही हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट देखते हैं, विज्ञान संदेहवाद को बढ़ाता है। मान लीजिए जो विज्ञान है वो संदेहवाद को बढ़ाएगा, क्योंकि मान लीजिए आपके अंदर कोई मिथ था कि ये ऐसे नहीं ऐसे होता है,
तो जिस दिन उसका आपको उसके विरोध में कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, कोई प्रूफ वगैरह मिल जाएगा, तो आपको लगेगा कि हाँ, आपको उसमें कन्फ्यूज़न हो जाएगा, संदेह होने लगेगा उस चीज़ के प्रति, तो ये सही है। फिर है विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है, तो साइंस इज ए प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो ईवीएस हो, किसी भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, वो नॉलेज ज्ञान की रचना वो करता ही करता है। फिर है विज्ञान की प्रकृति स्थिर है, तो या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, तो ये तो सही है नहीं कि जो सही नहीं है ये पूछा गया है, तो विज्ञान की प्रकृति स्थिर नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। और ये किसमें है, डी वाला इसमें है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। साइंस जो है वो नेचर में टेंटेटिव है, स्टैटिक नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पर पहला ऑप्शन, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ कि ये स्थिर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78 है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसका विकास विज्ञान के द्वारा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर डेवलप्ड बाय साइंस, तो साइंस के द्वारा क्या क्या डेवलप होता है, अभी आपको बताया गया था क्या वहाँ पर, ईमानदारी, जेके रिपीट हुआ एक प्रकार से, वहाँ पर था ईमानदारी, सहयोग का मूल्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक स्वभाव, इक्विटी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी सी तीनों, निष्पक्षता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक स्वभाव, तो साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक टेम्पर और इक्विटी ये तीनों है। अस्थाई मानस प्रवृत्ति नहीं होता है इसमें, क्योंकि ये स्टैटिक इसका नेचर है ही नहीं, ये टेंटेटिव है, ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 है यहाँ पर, एक विज्ञान शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, द रोल ऑफ ए साइंस टीचर शुड बी, जो साइंस टीचर है उसका क्या रोल होना चाहिए। पहला ऑप्शन है छात्रों को प्रचुर विभिन्न सीखने के अनुभव प्रदान करना, तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, जहाँ पर बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जा रही है सीखने की, एक्सपीरियंस लेने की, या फिर एक्सपेरिमेंट करने की, प्रयोग करने की, या फिर किसी भी एक्टिविटीज़ में स्टूडेंट को एंगेज किया जा रहा है, तो वो ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। प्रोवाइड रिच वेराइटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस टू लर्नर्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। देखिए, छात्रों को उत्पाद आधारित, जब भी लर्निंग की बात हो तो यहाँ पे बोला जाता है, एक क्वेश्चन आता है कि अधिगम प्रक्रिया ना हो के उत्पाद है, बताइए ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लर्निंग को करते हैं, एक सीखना एक प्रोसेस ही तो है, उत्पाद थोड़ी है वो। तो उत्पाद निगेटिव वर्ड में आता है, ये गलत हुआ। फिर है रटना, ये निगेटिव में आ जाएगा। और क्षमता, आपको पता ही है कि उच्च क्षमता, निम्न क्षमता पे बच्चों को ग्रेड देना, उन्हें लेबल कर देना, तो ये सारे निगेटिव टैग वर्ड हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन 80 है यहाँ पर, एनसीईआरटी 2005 के अनुसार एक अच्छी विज्ञान शिक्षा, तो एनसीईआरटी 2005 में बोला गया है कि अच्छी विज्ञान शिक्षा कब होगी, जब विज्ञान शिक्षा जो अच्छी कब होगी। तो ए है सीखने वाले के प्रति सच्ची होनी चाहिए, एक तो बोला गया है ट्रू टू लर्नर होना चाहिए। और दूसरा क्या बोला गया है? दूसरा बोला गया है कि सीखने पर्यावरण के प्रति, या फिर ट्रू टू लाइफ जिसे कहा जाता है, ट्रू टू एनवायरनमेंट होना चाहिए, एक तो ये हो गया। तीसरा हो गया ट्रू टू साइंस होना चाहिए, ना कि टीचर नहीं होता है। तो यहाँ पर ए बी एंड डी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। 3 चीज़ें हैं, याद रखिएगा, मैं पढ़ाई भी हूँ। ट्रू टू लर्नर टैग वर्ड वाले में भी बताई हूँ, ट्रू टू लर्नर होता है, ट्रू टू एनवायरनमेंट होता है, एनवायरनमेंट ना मिले तो लाइफ में भी मिल सकता है, और ट्रू टू साइंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 है यहाँ पर, बच्चे के अपने क्षेत्र के लोगों में वायु प्रदूषण के स्रोतों की जागरूकता का सर्वे का संचालन करना है। मतलब कि जो वायु प्रदूषण होता है, एयर पोल्यूशन है, अगर इनमें लर्नर क्या करना है, कंडक्टिंग ए सर्वे ऑन द अवेयरनेस ऑफ पीपल, जो लोगों को अवेयरनेस फैलाना है लोगों में, किस चीज़ के लिए? एयर पोल्यूशन के लिए। तो फिर है निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया उपयुक्त सीखने के उद्देश्य में रेखांकित क्रियापरक संचालन करना से सबसे अधिक संबंधित है। तो अगर यहाँ पर बोला जाए कि कॉग्निटिव प्रोसेस है संचालन करना, तो यहाँ पर किससे सबसे ज़्यादा संबंधित होगा? याद करना नहीं होगा, यहाँ पे क्रिएटिंग कुछ नई चीज़ें की जा रही हैं संज्ञान प्रक्रिया को अपना के, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। यहाँ पर क्रिएटिंग आएगा, ऑप्शन नंबर 3 सृजन करना, प्रयोग नहीं हो रहा है यहाँ पर क्रिएटिविटी कुछ हो रही है नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विज्ञान शिक्षण अधिगम में सीखने वाले को शामिल करने के लिए सबसे उपयुक्त हो सकती है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी कैन बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर इन्वॉल्विंग लर्नर्स, लर्नर को क्या करना है? इन्वॉल्व करना है इन द टीचिंग लर्निंग ऑफ साइंस, साइंस में जो लर्नर हैं, स्टूडेंट हैं, लर्नर के तौर पे स्टूडेंट ही होंगे, उनको इन्वॉल्व करना है। तो सबसे अच्छा अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा होगा?
पुस्तक पढ़ना, तो पढ़ना या लिखना या पढ़वाना, ये सारे ऑप्शन सही नहीं होते हैं। फिर है कठिन बिंदु, अभी बोला गया था जिसमें लास्ट में था हार्ड वर्क, बोला गया था कि विज्ञान का पर्पस क्या नहीं है साइंस एजुकेशन का, तो ये गलत था ऑप्शन। फिर है सबसे पहले छात्र को सीखने में जोड़ने के लिए कार्य करना, तो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। जब बच्चे को एंगेज करेंगे, वर्किंग ऑन एंगेजिंग द लर्नर फर्स्ट, सबसे पहले बच्चों को जोड़िए तो सही, फिर वो सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, जोड़ना, उन्हें कनेक्ट करना लाइफ साइंस एजुकेशन से। क्वेश्चन नंबर 83 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस युक्ति के द्वारा प्रकाश के परावर्तन की संकल्पना का अर्थवान स्पष्टीकरण दिया जा सकता है। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी मीनिंगफुल क्लेरिफिकेशन ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैन बी गिवन। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब अगर किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ाना है तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि सबसे ज़्यादा क्या सही होगा, तो जिसमें आपको एक्टिविटी दिखे, क्योंकि ये साइंस है इसमें एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जिसमें आपको एक्टिविटी दिखे वही ऑप्शन आप लीजिए, साथ में एग्जाम्पल वगैरह दिख जाएँ कुछ रियल लाइफ से रिलेटेड, तो हम खोजते हैं। संकल्पना आधारित एनिमेटेड वीडियो, तो ये नहीं होगा, इसमें बच्चे एक्टिव नहीं होंगे। फिर है प्रकाश के परावर्तन का दिखाता हुआ चार्ट, ये भी नहीं। सीखने वाले के द्वारा, देखिए सबसे पहली बात तो बच्चों से कुछ करवाया जाए एक्टिविटी, ना कि टीचर कर करके दिखा रहा हो, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, सीखने वालों के द्वारा सफ़ेद कागज़ के पर्दे पर प्रकाश के परावर्तन का अवलोकन करना, ऑब्जर्वेशन कर रहा है स्टूडेंट, साथ में उसका कंक्लूजन भी निकाल रहा है, निष्कर्ष क्या करना, निष्कर्ष निकालना। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पर बच्चे के द्वारा एक्टिविटी कराई जा रही हो स्टूडेंट के द्वारा, तो वो ऑप्शन सही होता है। फील्ड ट्रिप, विज्ञान में क्षेत्र भ्रमण क्यों महत्वपूर्ण है। एक तो फील्ड ट्रिप का डायरेक्ट कनेक्शन होता है कि इसमें बच्चे का जो सेंसेस है, सेंसेस के द्वारा सीखने का प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता है, इसमें आँख नाक कान जो भी हैं सेंसेस, सबसे बच्चे फील्ड ट्रिप में सीखते हैं। तो अगर बोला जाए कि कहाँ पर बच्चे इंद्रियों के माध्यम से ज़्यादा संवेदनशील तरीके से सीख सकते हैं, तो वो होगा फील्ड ट्रिप। अब चलिए क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ते हैं ऑप्शंस को। यह अपने हाथ से बिल्कुल है, हैंड ऑन एक्सपीरियंस है, ये फील्ड ट्रिप जो है ये हैंड ऑन एक्सपीरियंस में आता है। इट प्रोवाइड्स हैंड ऑन एक्सपीरियंस टू द लर्नर्स, ये लर्नर्स को प्रोवाइड कराता है हैंड ऑन एक्सपीरियंस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। मैं बोली थी कि ईजी आसान करना ये पर्पज़ नहीं होता है, जानकारी इकट्ठा करना पर्पज़ नहीं होता, मेहनत कराना या हार्ड वर्क पर्पज़ नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ये सारे गलत हो चुके हैं, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 है यहाँ पर, बाल केंद्रित आकलन क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड इसमें से आकलन क्या है। तो देखते हैं चाइल्ड सेंटर्ड आकलन क्या है। पोर्टफोलियो होता है, तो जिस ऑप्शन में ए नहीं होगा वो ऑप्शन कट चुका, ये कट चुका, ये कट चुका। फिर है अवधारणा मानचित्र, कॉन्सेप्ट जो मैपिंग है ये भी होता है, कॉन्सेप्ट को मैप करना ये भी तो होता है। फिर है पेपर पेंसिल परीक्षण, जो टेस्ट होता है ये नहीं होता, टेस्ट वर्ड दिख रहा है, यही तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बोला गया है, टेस्ट से बच्चे बर्डन महसूस करते हैं, तो ये नहीं होता। फिर यहाँ पर जनरल लिखना, तो ऑप्शन नंबर डी वाला भी सही हो जाएगा, ए बी एंड डी, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 है, विज्ञान में सीखने जैसा आकलन का क्या अर्थ है। आकलन कितने प्रकार का होता है, एक तो फॉर्मेटिव और समेटिव मैं बता ही चुकी हूँ, तो इस तरीके से आकलन देखिए जो हिंदी वाले में वो होता है कि सीखने, एक होता है आपका, एक एक करके बता रही हूँ मैं, सीखने का आकलन, सीखने का आकलन, एक तो ये होता है, ये अच्छा नहीं होता, यही होता है आपका ये वाला समेटिव असेसमेंट, इसी को बोला जाता है, समेटिव वाले टाइप का होता है ये। सीखने का आकलन मतलब ये है, समेटिव का मतलब योगात्मक होता है, इससे ट्रिक याद करिएगा। योगात्मक का मतलब ये है कि जब आपने अंदर आप नॉलेज का योग कर लिए, जितना ज्ञान था सब कुछ जोड़ जोड़ के अपने अंदर भर लिए, इसके बाद आपका एग्ज़ाम ले लिया गया, वो चाहे एग्ज़ाम आपका ईयरली एग्ज़ाम हो मतलब या फिर 6 मंथ वाला हो, 3rd मंथ वाला हो, तो वो होता है सीखने का आकलन। मतलब आपने कितना ज्ञान लिया, आपने कितना सीखा, इसका आकलन हो जाए, तो ये उतना अच्छा नहीं होता है फिर, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम आ जाता है। और दूसरा आपका होता है सीखने के लिए आकलन, दूसरा क्या होता है, सीखने के लिए आकलन, इसे बोला जाता है लर्निंग फॉर असेसमेंट, असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन ये होता है दूसरा। और ये किस में आता है, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट में आता है, ये जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट इसमें आता है, जो कि ड्यूरिंग क्लासरूम होता है, मतलब कि पढ़ाते समय ही होता है ये।
और ये सीखने के लिए होता है, इंग्लिश में बोला जाता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, फॉरवर्ड आता है इसमें बीच में। तो ये होता है पढ़ाते समय, और इसी के जैसा होता है लगभग अधिगम के रूप में आकलन। एक होता है के रूप में आकलन, तीसरा जो है के रूप में होता है, तो वो लगभग इसी टाइप का होता है। ये दोनों पॉजिटिव है, लेकिन जो अधिगम का आकलन है वो उतना पॉजिटिव नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं सीखने जैसा आकलन वही है असेसमेंट एज, जो के रूप में बताई थी। तो इसमें क्या हो जाएगा, अधिगम के रूप में आकलन जो होता है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, स्व आकलन। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। ये सेल्फ असेसमेंट होता है, अधिगम के रूप में आकलन, मतलब कि आप अपना आकलन, एक बच्चा है जो कि अगर ये ऑप्शन नहीं दिखता तो आप रचनात्मक लगाते। तो एक बच्चा है जो कि कोई चीज़ पढ़ रहा है, तो वो खुद का आकलन भी कर रहा है कि मैंने कितना सीखा, साथ में पढ़ भी रहा है, तो हो जाएगा सीखने जैसा आकलन। सीखना भी हो रहा है, आकलन भी हो रहा है। सेल्फ असेसमेंट आता है इसमें, सबसे पहली प्रायोरिटी आप देंगे सेल्फ असेसमेंट को। ये ना दिखता तो ये लगा सकते थे। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, सेल्फ असेसमेंट होता है ये। क्वेश्चन नंबर 87 है, अमृता कोई विद्युत परिपथ, ये वैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 77 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है। तो साइंस का जो नेचर है इसके संदर्भ में क्या सही नहीं है, ये क्या है। पहली बात तो अंतःविषयक क्षेत्र है। अंतःविषयक क्षेत्र का मतलब ये होता है जिसमें सब्जेक्ट तो एक ही रहता है, लेकिन इसमें कई सब्जेक्ट इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे कि आप साइंस में ही देखिए, फिजिक्स भी हम पढ़ते हैं, बायो भी हम पढ़ते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, कभी कभी ईवीएस का भी कुछ पोल्यूशन वगैरह, जैसे कि ये भी चैप्टर इंक्लूड हो जाता है। तो ऐसा होता है, सही है, ये हमेशा अस्थायी है। तो ये टेंटेटिव है, इसका पता ही है आपको। विज्ञान जो है संदेहवाद को बढ़ाता है, ये संदेहवाद को भी बढ़ाता है। फिर है विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर, साइंस इज इक्विवेलेंट टू ए सेट ऑफ फैक्ट्स। तो क्या साइंस जो है वो सिर्फ एक सेट ऑफ फैक्ट्स है, क्या इसमें केवल फैक्ट्स भरे हुए हैं, तो ये गलत है। इसमें थ्योरी के साथ साथ एक्सपेरिमेंट वाली चीज़ें भी खूब भर भर के होती हैं। तो 4th ऑप्शन ये सही नहीं है साइंस के नेचर के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 है यहाँ पर, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। तो अगर बोला गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 78, एज पर एनसीईआरटी 2005 गुड साइंस एजुकेशन शुड बी द। तो यहाँ पर अच्छी विज्ञान शिक्षा कैसी होनी चाहिए। पहला है विज्ञान शिक्षक के प्रति, ये क्या बोला गया था यहाँ पर, ट्रू टू, एक तो साइंस बोला गया था, ट्रू टू यहाँ पर क्या बोला गया था, लर्नर बोला गया था, ट्रू टू एनवायरनमेंट, या फिर लाइफ, ये बोला गया था। 3 चीज़ें। तो यहाँ पर है ट्रू टू साइंस टीचर, तो ये तो होता नहीं है, और सही वाला हमें बताना है। बच्चे के प्रति निष्ठ, लेकिन यहाँ पर बोला गया अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा कि ट्रू टू लर्नर, या फिर लर्नर ही चाइल्ड हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। विद्यालय के वातावरण, ऐसा नहीं बोला गया केवल साइंस के एनवायरनमेंट, ट्रू टू एनवायरनमेंट है, ना कि स्कूल एनवायरनमेंट है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है यहाँ पर, एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलापों और प्रयोगों द्वारा होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग वैलिडिटीज ऑफ ए गुड साइंस एजुकेशन करिकुलम इज सेटिस्फाइड बाई एक्टिविटी एंड एक्सपेरिमेंट। अगर एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट की बात की जाए तो इससे कौन सा होगा। कॉग्निटिव तो माइंड से रिलेटेड, सोच विचार से रिलेटेड होता है। हिस्टोरिकल, जिसमें ये पता रहे कि साइंस किस प्रकार से डेवलप हुआ, पहले साइंस में क्या हुआ फर्स्ट, और मिडिल में क्या हुआ, मिड में क्या हुआ, और प्रेजेंट टाइम में क्या डेवलपमेंट हुआ, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, तब हिस्टोरिकल रूप से वैलिड बोला जाएगा वो। एनवायरमेंटल रूप से वैलिड तब बोला जाएगा कि जो भी आप एक्सपेरिमेंट वगैरह जो भी कर रहे हैं वो एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल ना हो। ये आपका पर्पज़ होना चाहिए कि आप एक्सपेरिमेंट अगर कर रहे हैं, कोई भी प्रयोग कर रहे हैं, बच्चों से करवा रहे हैं, तो वो एनवायरनमेंट के लिए नेगेटिव इफेक्ट ना डाले। साथ में एक चीज़ और हम कह सकते हैं कि किसी भी एनवायरनमेंट या किसी भी साइंस को यूज़ करते टाइम हमें उन चीज़ों का यूज़ उतने ज़्यादा अमाउंट में नहीं कर लेना है जो कि ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं, जो कि दोबारा से नहीं होने वाली चीज़ें हैं। तो ये हो जाएगा एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, तब एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट के द्वारा वैध तब माना जाएगा क्योंकि ये प्रोसेस में आता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। प्रक्रियात्मक अगर वैधता पूछी जाएगी तो उसमें चाहिए क्या, एक्सपेरिमेंट चाहिए, साथ में एक्टिविटी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 है यहाँ पर, अनु क्लास 8th के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के लिए लेके जाती हैं, फील्ड ट्रिप के लिए जा रही हैं। इस क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त हो सकता है। तो यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव या एक्टिविटी
क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। पहला है, यह बच्चों के मध्य अंतःक्रिया को प्रेरित करता है। प्रेरित करेगा, ये बताइए कि मान लीजिए आप और आपके फ्रेंड्स कहीं निकल गए घूमने के लिए फील्ड ट्रिप पे, तो क्या आप बातचीत करेंगे एक दूसरे से? नहीं करेंगे। करेंगे तो इंटरेक्शन तो होगा ही, ये सही है। इट प्रोमोट्स प्रोसेस स्किल थ्रू कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। तो कॉन्क्रीट किसे बोला जाता है? ठोस अनुभव या मूर्त किसे बोला जाता है? जो आंखों के सामने दिखे, हमारी आंखों के सामने जो प्रेजेंट हो, उसे ही बोला जाता है कंक्रीट। उसे ही बोला जाता है कंक्रीट या फिर ठोस अनुभव। ऑप्शन नंबर ये भी सही है, ये भी सही है। फिर है, इट इन्हेंस ऑब्जर्वेशन स्किल। ऑब्जर्व भी आप करेंगे एमंग द चिल्ड्रेन। तो ये तीनों सही हो चुके हैं। फोर्थ देखते हैं, या शिक्षक और कक्षा की एक लय को तोड़ता है। गलत है। ये जो डेली क्लासरूम वाली चीज़ें होती हैं, इसको एक बार थोड़ा सा ब्रेक भी तो मतलब थोड़ा सा रोकना भी तो चाहिए फील्ड ट्रिप के द्वारा। इससे बच्चे थोड़ा इंटरेस्टेड महसूस करेंगे। तो इसमें ए बी सी तीनों सही हैं। फोर्थ ऑप्शन ये गलत है, लय को नहीं तोड़ता है। तो ए बी सी ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। और ऑब्जर्वेशन के लिए हम ये कह सकते हैं, जिससे कि यहाँ पर आपको मान लीजिए ट्री है, इसके बारे में आपको पढ़ाया गया, कोई फ्लावर है। अब आप वहाँ पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये सर जो पढ़ाए थे ये ऐसे दिखता है। देखिए इसकी पत्तियाँ ऐसे हैं, ये कटीली पत्तियाँ हैं, इसका स्टेम ऐसे है। आप मूली गाजर जो भी देखें, मान लीजिए आपको पढ़ाया गया कौन सा इसमें रूट है, कौन सा स्टेम है, तो आप उसको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ये भी सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? विच आर द फॉलोइंग शुड नॉट बी एन ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस एजुकेशन एट अपर प्राइमरी लेवल। अपर प्राइमरी 6 to 8 के लिए साइंस जो एजुकेशन है उसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। पहला है प्राकृतिक जिज्ञासा, जो क्यूरियोसिटी है आपको बोली थी पॉजिटिव है, ये तो होना चाहिए। फिर है कोऑपरेशन, ये बोला गया था, कंसर्न फॉर लाइफ, ये भी होना चाहिए। यही तो उस ऑप्शन में था। तो लगभग ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, बस आपको पहचानने की ज़रूरत होती है। वहाँ पर क्या था कि जीवन के प्रति झुकाव, जिससे हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, साथ में सहभागिता मूल्यों का विकास होना, तो ये था ही। यहाँ पर देखिए कोऑपरेशन और कंसर्न फॉर लाइफ। वैज्ञानिक स्वभाव वहाँ पर था नहीं, साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक टेम्पर, तो ये सारे थे। अवधारणाओं की पाठ्य पुस्तक परिभाषा, निगेटिव टैग वर्ड है, लेक्चर है, परिभाषा है, ये सारे निगेटिव टैग वर्ड हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। एम्फेसाइजिंग द टेक्स्ट बुक डेफिनेशंस ऑफ कॉन्सेप्ट, ये निगेटिव है, मतलब कि गलत ऑप्शन है। तो हमें नहीं वाला गलत ऑप्शन ही चुनना होता है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इन्हेंस द क्रिटिकल थिंकिंग अमंग चिल्ड्रन। तो क्रिटिकल थिंकिंग ये एक, अगर साइंस एजुकेशन की बात की जाए तो उसका एक पर्पज़ होता है क्रिटिकल थिंकिंग। फिर है क्रिटिकल थिंकिंग को क्या इसमें से बढ़ावा दे सकता है? तो हम देखते हैं, बच्चों से विज्ञान, देखिए ये मैं बोली थी कि पढ़ना लिखना ये आंसर सही नहीं होता, तो गलत है ये। बच्चों को पाठ्यपुस्तक के अंत में दिए गए अधिगम विस्तार को फिर पढ़ने के लिए बात की गई है यहाँ पर। बच्चों को समूह में आपस में चर्चा, हाँ यहाँ पर मिल गया, डिस्कशन मिल गया, साथ में आपको शेयरिंग इन लार्ज ग्रुप भी मिल गया। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, क्योंकि जो इसके फोल्डिंग वर्ड है उसमें बोला जाता है कि बच्चा 90% तो सीख चुका होता है, 10% ही उसमें हेल्प करना होता है। उस बेस पे भी आप आंसर दे सकते हैं इसमें। तो 10% ही हेल्प करना होता है, वही हेल्प है, इसका फोल्डिंग कहलाता है। वो हेल्प हमें बताया जाता है किससे मिलेगा, जब अपने से हम ज़्यादा जानकार व्यक्ति के साथ बैठेंगे, हम अपने से ज़्यादा जानकार इंसान के साथ बैठेंगे, या फिर हम अपने बड़ों के साथ बैठेंगे। तो यही है यहाँ पर, बड़े समूहों में साझा करने को कहना। ऑप्शन नंबर थर्ड सही, आपस में चर्चा करना, इससे ही आपका नॉलेज गेन होगा। प्रयोग शिक्षक द्वारा, देखिए अगर यहाँ पर स्टूडेंट बोला जाता तो 1 मिनट के लिए हम सही लगा भी सकते थे, लेकिन यहाँ पर शिक्षक के द्वारा बोला गया है तो नहीं है, सही होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 83 है यहाँ पर, एक शिक्षक कक्षा का आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने में मंड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके करता है। मतलब कि टीचर आए क्लास में, वो स्टार्ट क्या किए, डेमोस्ट्रेशन स्टार्ट किए किस पर, केमिकल टेस्ट ऑफ स्टार्च इन ए गिवन सैंपल ऑफ फूड। एक फूड दिया हुआ है जिसमें स्टार्च का टेस्ट करना था, उसी से स्टार्ट किए। यानी उपरोक्त कथन में रेखांकित शब्द से संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि द कॉग्निटिव प्रोसेस एसोसिएटेड विद द अंडरलाइंड वर्ड। तो अंडरलाइंड वर्ड कौन सा है, डेमोस्ट्रेटिंग है इन द अबव स्टेटमेंट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रदर्शन का क्या मतलब है? तो यहाँ पर देखते हैं, पहला सृजन करना नहीं,
यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्रदर्शन करना मतलब प्रयोग भी किया जा रहा है। प्रयोग कैसे किया जा रहा है? मंड का परीक्षण करने के लिए, तो अनुप्रयोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। बोध करना नहीं होगा, विश्लेषण एनालाइज नहीं किया जा रहा, प्रयोग किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। अप्लाई किया जा रहा है, क्योंकि मान लीजिए भोजन में मंड का परीक्षण हम कर रहे हैं तो अप्लाई कर दिए ना हम, अगर परीक्षण स्टार्ट कर दिए तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। अप्लाई किसी किए, मान लीजिए हम कहीं पढ़े थे कि मंड का परीक्षण ऐसे ऐसे HCl ये सब डाल के 2 बूंद इसको डालते हैं, 2 बूंद उसको डालते हैं, फिर हम कर देते हैं। तो जो हम लाइन टू लाइन पढ़े थे अब हम फूड लिए, उसमें ऐसे ऐसे ऐड करना शुरू कर दिए, तो वो हम जो हमारा ज्ञान था, संज्ञान था, ज्ञान ही संज्ञान होता है, तो संज्ञानात्मक प्रक्रिया पूछा जा रहा है, तो हमारे अंदर जो ज्ञान था उसको हम अप्लाई करना शुरू कर दिए जैसे जैसे हम पढ़े थे। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही है, अप्लाइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ विल नॉट प्रोवाइड द एक्टिव लर्निंग एमंग चिल्ड्रन। तो हमें बताना है कि सक्रिय अधिगम का प्रावधान इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं करेगा। तो विज्ञान क्लब की स्थापना ये होगा, स्टेबलाइजिंग यहाँ पर साइंस क्लब ये एक्टिव होगा। फिर है क्षेत्र भ्रमण, आपके लिए बोली थी कि फील्ड ट्रिप बहुत अच्छा होता है। विज्ञान का अगर मैथ की बात हो या साइंस की बात हो, किसी भी सब्जेक्ट की बात हो, तो साइंस कॉर्नर पॉजिटिव है, मैथ कॉर्नर मैथमेटिक्स का कॉर्नर बनाना है, ये भी पॉजिटिव है। व्याख्या मैं भी जस्ट कुछ देर पहले बोली थी जिसमें परिभाषा था, ऑप्शन नंबर 4 सही था। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन फिर सही हो जाएगा क्योंकि गलत वाला ऑप्शन चुनना है हमें। तो व्याख्या, कहीं व्याख्या मिल जाए आपको, कहीं आपको सिद्धांत मिल जाए, कहीं आपको परिभाषा मिल जाए, तो ये सारे नेगेटिव होते हैं। ये सारे अगर नहीं पूछा गया, बच्चों के हक में क्वेश्चन नहीं है, तो ये सारे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने में कमी का पता लगाया जाता है। तो सीखने में क्या कमियां हुई इसका पता किसके द्वारा लगाया जाएगा। तो ये जो आपको दिख रहा होगा टर्म एंड अचीवमेंट टेस्ट, ये तो एनुअल एग्जाम या ईयरली एग्जाम होता है, तो गलत है। इसमें मैं बोली थी कि सिर्फ नंबर मिलता है, ये नहीं बताया जाता कि कमियां कहाँ रह गई, तो ये तो गलत है, इसको काट ही दीजिए। डी ऑप्शन इसमें भी, डी ऑप्शन इसमें भी, डी ऑप्शन इसमें भी, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। सिर्फ अगर आपको इतना पता होता तो भी आप सही आंसर लगा के आती, तो ABC ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। जो कॉन्सेप्ट मैपिंग है इसमें पता चलता है, अब मान लीजिए टीचर बोल दिए कि आपके अंदर आपके माइंड में कोई कॉन्सेप्ट चल रहा है, टीचर बोल दिए इसको मैप करो, उसको बताओ, तो आप बताएंगे। तो कमी, अगर आपके अंदर कुछ कमी रह गई है तो टीचर को पता चलेगा ना। फिर एनेक्डोटल रिकॉर्ड, इसमें देखिए एनेक्डोटल जो रिकॉर्ड होता है इसमें भी ये लिखा जाता है कि बच्चे ने क्या नहीं समझ पाया एनेक्डोटल रिकॉर्ड में। साथ में पोर्टफोलियो में भी आपके बारे में एक एक जो बच्चा होता है उसके बारे में एक एक स्टेप, एक एक चीज़ें लिखी होती हैं। तो ये तीनों हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। हाँ, एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो होता है इसके बारे में पूछा जाता है कि क्या चीज़ें नहीं लिखी जाती है। तो समस्याग्रस्त स्थिति नहीं लिखी जाती है, समस्या जो ग्रस्त है ये स्थिति नहीं लिखी जाती है, पहली बात। दूसरी बात ये है, पता तो लगाया लिखी नहीं जाती। दूसरी बात क्या नहीं लिखी जाती है, निष्कर्ष। आज मैं मैथ में पढ़ा रही थी तब दिया था ये, निष्कर्ष निकालने वाली चीज़ें नहीं होती हैं, बाकी और होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज बेस्ड ऑन द टेक्निक ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन पर कौन सा बेस्ड होगा। मौखिक परीक्षण होगा, लिखित परीक्षण होगा, नहीं होगा, कागज मतलब टेस्ट इसमें नहीं होगा। ऑब्जर्वेशन में टेस्ट थोड़ी होता है, तो ये टेस्ट तीनों गलत हुए। एनेक्डोटल रिकॉर्ड ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। अवलोकन में यही होगा, क्योंकि आप अवलोकन करेंगे कि बच्चे के अंदर क्या कमियां, कहाँ कमियां रह गई हैं, तो ये अवलोकन ऑब्जर्वेशन ही होता है, जो कि एनेक्डोटल जो वर्णन अभिलेख होता है उसमें मेंशन होता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला यहाँ सही हो जाएगा। एनेक्डोटल जो रिकॉर्ड होता है ये क्या हो जाएगा, ये अवलोकन ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होता है, क्योंकि आप ऑब्जर्व करेंगे फिर आप बच्चों के बारे में लिखेंगे। पोर्टफोलियो भी वही होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट या और करेक्ट। देखते हैं, पश्मीना, ये वाला चलिए बता देती हूँ। पश्मीना शाल बकरी के बालों से बनते हैं, तो क्या जो पश्मीना शाल है ये बकरी के बालों से बनता है, तो सही है। ये लद्दाख वाले एरिया में एक बकरी पाई जाती है जिसके बालों से पश्मीना शाल बनता है। अंगोरा एक प्रकार का ऊन है, हालांकि ये विवादित क्वेश्चन था। ये अंगोरा भी एक प्रकार का ऊन है। ऊँट से कारपेट बनाया जाता है, तो ये जो पश्मीना है ये वाला ऑप्शन सही गलत था, बाकी ABC तीनों सही थे। तो ये कॉमन मार्क 1 मिला था सबको, क्योंकि इसमें ABC कहीं ऑप्शन नहीं था, A भी था लेकिन C नहीं था। तो ऑप्शन नंबर इसमें ABC तीनों सही होना था लेकिन ऑप्शन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ साइंस। तो इसमें से कौन सा ऐसा है कि जो साइंस को बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब करेगा। पहला है विज्ञान विश्वासों की एक प्रणाली है। तो क्या जो साइंस है वो विश्वासों की एक प्रणाली है ओनली? नहीं। फिर है विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है। हाँ, विज्ञान को पूछा जाए, मैथ को पूछा जाए, ईवीएस को पूछा जाए, किसी भी सब्जेक्ट को पूछा जाए, ज़्यादातर वो सोशल ही होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। विज्ञान क्या है? एक सोशल है, सामाजिक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 है कि यहाँ पर विज्ञान की पाठचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है। अभी आप देखे थे कि हिस्टोरिक वैधता होता है, प्रक्रिया वाला होता है, जिसमें एक्सपेरिमेंट जब हो तब माना जाएगा वो। तो यहाँ पर जो संज्ञान रूप से वैध साइंस कब कहलाएगा? विद्यार्थियों की अवधारणाएं समय के साथ कैसे विकसित होती हैं? ये गलत है। फिर विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री, बिल्कुल सही है। जो जैसे कि मान लीजिए क्लास 6 का बच्चा है तो 6 का ही उसके एज के अप्रोप्रिएट कंटेंट हो, कंटेंट जो हो उसके एज के, या फिर बोल सकते हैं उसके विचार के, उसके नॉलेज के, जो कॉग्निटिव लेवल है उसका, ज्ञान का स्तर ही तो संज्ञान का स्तर कहलाएगा। जो कॉग्निटिव लेवल है उसके माइंड का, उसके हिसाब से होना चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये होता है आपका संज्ञानात्मक रूप से वैध, तभी साइंस कहा जाएगा। एडेप्टेशन ऑफ ए कंटेंट एज पर द कॉग्निटिव लेवल ऑफ लर्नर्स, ऑप्शन में सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है यहाँ पर, एनसीईआरटी 2005 के अनुसार उच्च स्तर के विज्ञान की पाठचर्या में निम्नलिखित में से कौन सा अनुशंसित है? तो कौन सा इसमें से अनुशंसित है? उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान की पाठचर्या में क्या इसमें से रिकमेंड किया गया है? तो हम देखते हैं क्वेश्चन को, कहीं ABCD वाला ना हो। हाँ, यही वाला है, थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ मैं। पहले क्वेश्चन यही देख लेते हैं ऑप्शंस को। अवधारणाओं को रोज़मर्रा की लाइफ से, ये बोला गया है कि रियल लाइफ से या डेली लाइफ से लिंक करना, तो सही हो जाएगा ये। सेंस ऑफ एवरीडे लिंक करना है इसको। फिर है अवधारणाओं तक गतिविधियाँ, हाँ गतिविधियाँ और प्रयोग, एक्टिविटीज़ एंड एक्सपेरिमेंट भी होना चाहिए। कॉन्सेप्ट शुड बी अराइव्ड एट फॉर्म, ये क्या हो जाएगा? एक्टिविटीज़ एंड एक्सपेरिमेंट, मतलब अवधारणाओं का गतिविधियों और तक पहुंच जाना चाहिए। तो ये भी सही है, बी भी सही है। फिर है अवधारणाओं का विषयक उपागम द्वारा शिक्षण होना चाहिए, तो क्या ये विषयक उपागम के द्वारा? नहीं। फिर है अवधारणाओं के साथ नियम और सिद्धांत, ये तो वैसे भी सही नहीं माने जाते हैं। तो ए और बी, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ए एंड बी देखते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कथनों से पहचाने जो कि विज्ञान के बारे में सत्य है। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज़ ट्रू अबाउट साइंस। विज्ञान अपने काम को पूरा करने के लिए कल्पना पर बहुत आधारित, बहुत विश्वास करते हैं, तो सही है। अगर विज्ञान की बात हो या फिर मैथ की बात हो तो दोनों इमेजिनेशन पर बेस्ड होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, दोनों इमेजिनेशन पर बेस्ड होता है, लॉजिकल होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, साथ में सोशल होता है। तो साइंटिफिक रिलाई हैवीली ऑन इमेजिनेशन टू कैरी आउट देयर वर्क्स, तो उनका जो वर्क होता है वो ज़्यादातर इमेजिनेशन पर ही बेस्ड होता है। और इसका जो इमेजिनेशन वाला नेचर है, एब्स्ट्रैक्ट वाला, इसी वजह से ये टफ भी माना जाता है दोनों सब्जेक्ट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ये विचारों को नियंत्रित प्रयोगों द्वारा खोजा और परखा जाता है, गलत है। जब एक सिद्धांत को वैज्ञानिक सबूतों के द्वारा अधिक समर्थन मिलता है तो वह नियम बन जाता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो सत्य है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 है यहाँ पर, यीशु एक सप्ताह के लिए मौसम की रिपोर्ट एकत्रित करने का एक व्यक्तिगत कार्य दिया गया। नीचे दिए गए आकलन संकेतकों से पहचाने कि यीशु गलत कहाँ हो गई। मतलब कि उसको बताया गया है कि एक हफ्ते का तुम क्या करो, मौसम का रिपोर्ट तैयार करो, ये बोला गया है। तो यीशु जो मौसम का रिपोर्ट है, वेदर रिपोर्ट है, इसको कलेक्ट करने में कहाँ गलती करती? वह हर दिन वेबसाइट से आंकड़ों को सारणीबद्ध करती है, बिल्कुल सही है। क्या करती है वो? आंकड़ों, जो आंकड़े हैं, जो नंबर्स हैं, उनको वेबसाइट से सारणीबद्ध करती है, सही है। वह इस परिणाम पर पहुंचती है कि आने वाले सप्ताह में बारिश हो सकती है या नहीं, ये भी ज़रूरी है, सही है ये भी सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, वह निष्कर्ष निकालती है कि आर्द्रता में कमी से, ये गलत है, आर्द्रता में कमी से वर्षा की संभावना बढ़ेगी नहीं, कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। ये वो गलत कंक्लूजन पर पहुंचती है, उसका जो ये निष्कर्ष है वो गलत है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों में
सीखने विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक कमी को समझने के लिए एक उपयोगी रणनीति है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूजफुल स्ट्रेटजी टू अंडरस्टैंड कंसेप्चुअल गैप्स इन लर्नर्स। अगर लर्नर्स के बीच में जो कंसेप्चुअल गैप है, मतलब कि जो बच्चे हैं जो कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहे हैं, अगर इसको समझना है तो क्या होना चाहिए। तो देखते हैं कॉन्सेप्ट मैप वगैरह किस ऑप्शन में दिया गया है, क्योंकि कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कॉन्सेप्ट मैप आता है। ऑप्शन नंबर अवधारणा मानचित्र का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, यूजिंग कॉन्सेप्ट मैप। जब कॉन्सेप्ट को सिखाना हो तो कॉन्सेप्ट मैप आएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 है यहाँ पर। विज्ञान को पढ़ने के लिए और अधिक लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए आप निम्न सभी प्रकारों को अपना सकते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। टू इनकरेज मोर गर्ल्स टू टेक अप साइंस। अगर हम ऐसा चाहते हैं कि जो लड़कियां वो ज़्यादा से ज़्यादा साइंस लें, तो फिर यू मे अडॉप्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज एक्सेप्ट। तो इसमें से आपको सबको लेना है, एक को छोड़ के। तो कौन सा वो एक हो सकता है, देखते हैं। लैंगिक रूप से संवेदनशील भाषा, बिल्कुल सही है। जो सेंसिटिव लैंग्वेज है, जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज है, उनको यूज़ करना, इनकरेज करना, सही है ये। फिर है ध्यान रखें कि विज्ञान की कक्षा में लड़कियां हमेशा हावी रहे, ये गलत है, ये गलत है। तो यही सही होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक को छोड़ कर करना है, तो यही सही हो जाएगा। ये नहीं करना है हमें। कक्षा में महिला वैज्ञानिकों को आमंत्रित करें, जिससे उन्हें इनकरेज होंगी वो कि हाँ वीमेन भी क्या क्या कर पा रही हैं हमारे समाज में। फिर विज्ञान के बारे में मिथकों और रूढ़ियों के जांच में शिक्षार्थियों को जोड़ें, ये भी सही है। लेकिन सेकंड ऑप्शन सही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज़ में लड़कियों को आगे कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 85 है, विज्ञान शिक्षक को अधिक अपसारी प्रश्न पूछने चाहिए। मैं बता चुकी हूँ, डाइवर्जेंट टाइप, हाँ क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड बताई थी। अब चलिए इसको भी बता देती हूँ। डाइवर्जेंट क्वेश्चन या अपसारी प्रश्न किसे कहेंगे। अपसारी प्रश्न, ओपन एंडेड आप समझे थे ना, जो ओपन एंडेड है वही अपसारी है, जिसमें आप खुले माइंड से कुछ भी सोच सकते हैं। आप अपने हिसाब से सोच के आंसर देंगे, कोई फिक्स आंसर नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं। अपसारी प्रश्न पूछने चाहिए क्योंकि कि इससे क्या क्या होगा। इससे एक तो क्रिटिकल थिंकिंग ये डेवलप होगी, और दूसरा और क्या है, दूसरा यहाँ पर है डेवलप थिंकिंग स्ट्रेटजीज। जो थिंकिंग स्ट्रेटजीज है, सोचने की अलग अलग युक्तियाँ, अलग अलग तरीका आएगा। साथ में सृजनात्मक व्यवहार, क्रिएटिव बिहेवियर भी आएगा। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव बिहेवियर, सोचने के अलग अलग तरीके, ये सारे आएंगे। तो यहाँ पर है उत्तर सही करने की दिशा में प्रदान करता है, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। ए सी एंड डी, ए सी एंड डी। क्रिटिकल थिंकिंग, सोचने की अलग अलग युक्ति, साथ में सृजनात्मक क्रिएटिव बिहेवियर, ए सी डी तीनों सही हैं। बी नहीं होगा, ए सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 86 है, कक्षा में प्रदर्शन का उपयोग मुख्य रूप से शिक्षार्थियों को शामिल करता है। अगर क्लासरूम में हमें डेमोन्स्ट्रेशन करना है तो ये किसको शामिल करेगा। तो ये जो प्रदर्शन होता है, इसमें देखिए प्रदर्शन उसे बोलेंगे जिसमें हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं, विजुअल भी होता है, ऑडिटरी भी होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही। इसमें देखने का भी काम होता है और साथ में सुनने का भी काम होता है। जैसे कि आपकी क्लास में टीचर यहाँ पर खड़े हो गए, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें वो दिखा भी रहे हैं, सुना भी, बोल के भी बता रहे हैं कि ये मैंने ये ऐड किया, ये सीएल ऐड किया, ये अमोनिया बन गया। तो ये दृश्य एंड श्रवण कौशल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87 है, घनत्व की अवधारणा के शिक्षण के लिए जांच उपागम का उपयोग करके आप अपनी विज्ञान कक्षा के लिए नियोजन का क्रम दें। तो गिव द सीक्वेंस ऑफ प्लानिंग फॉर योर साइंस क्लासरूम यूजिंग इंक्वायरी अप्रोच। आपको कौन सा अप्रोच करना है, इंक्वायरी अप्रोच। तो इसमें कौन सा ऑर्डर फॉलो होगा, क्या होगा। सबसे पहले तो अपॉर्चुनिटी देने की बात होगी, या फिर एक्टिविटी आप ढूंढ लीजिए, या फिर एग्जाम्पल आप ढूंढ लीजिए। अब ढूंढते हैं हम क्या कहाँ पर होगा। तो यहाँ पर शिक्षार्थियों को विभिन्न वस्तुओं के साथ, ये देखिए एक्सपीरियंस लेने के लिए, तो एक्सपीरियंस सबसे पहले यहीं से स्टार्ट होता है, तो बी सबसे पहले हो जाएगा। फिर आपका क्या होगा, तैरने और डूबने वाली वस्तुओं के बीच संबंध, इसके बाद संबंध आएगा, बी ए हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा। पहले क्या करेंगे, बच्चों को एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराएंगे, मतलब कि उनको रियल लाइफ से किसी चीज़ को कनेक्ट करके एग्जांपल देके उन्हें एक्टिविटी करने के लिए दे देंगे। फिर उनसे रिलेशन निकालने को कहेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर उनसे डेफिनेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें लास्ट में आती हैं, चित्र वगैरह बनाना। ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 है आपका,
निम्नलिखित में से मुक्तोत्तर प्रश्न की पहचान कीजिए। तो हमें बताना है ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन सा है, इसको मैं बता चुकी हूँ। ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन सा होगा आप बताइए। मानव सेलुलोज को क्यों नहीं पचा सकते, इसका एक ही आंसर होगा, सेलुलोज किससे बना होता है। आप कोई फिक्स चीज़ बता देंगे। फिर है क्या क्या होगा यदि मानव सेलुलोज को पचा सके, तो यहाँ पर जो होगा ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। इसमें बच्चे अलग अलग आंसर देंगे, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, तो ऑप्शन नंबर 3 वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। ये क्या है, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूलों में वर्तमान में पालन होने वाली पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों के संबंध में सही है। तो देखते हैं कौन सा इसमें से सही है। पहला है प्रारंभिक कक्षाओं में विज्ञान और गणित को एकीकृत रूप से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से पढ़ाया जाता है। तो फिर है क्या आपके सब्जेक्ट में कहीं विज्ञान और प्रौद्योगिकी कोई दिया गया है, नहीं, ये गलत है। फिर माध्यमिक कक्षाओं में भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान को एकीकृत रूप से, बिल्कुल सही है, तो ये वाला सही है। आप देखते होंगे साइंस में ही केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ये फिजिक्स हम तीनों पढ़ते हैं, इंटीग्रेटेड क्योंकि पढ़ाया जाता है। तो फिर है प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एकीकृत रूप से ईवीएस में पढ़ाया जाता है, तो सही है। ईवीएस में ही विज्ञान को भी पढ़ाया जाता है, सामाजिक विज्ञान को भी पढ़ाया जाता है और मैथ में को भी पढ़ाया जाता है, तो यहाँ पर ये भी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी एंड सी, फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83 है यहाँ पर। निम्नलिखित में से किसको स्कूली विज्ञान पाठचर्या में सामाजिक विज्ञान वैज्ञानिक मामलों जैसे कि जीएम भोजन को सम्मिलित करने के लिए एक मान्य या वैध कारण के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता। तो कौन सा शामिल नहीं हो सकता भाई सामाजिक वैज्ञानिक मामलों के रूप में। पहला है तर्क वितर्क कौशलों को विकसित करना, ये शामिल होगा क्योंकि लॉजिक पर ही, आर्गुमेंटेशन पर ही बेस्ड होता है साइंस। फिर है विज्ञान की प्रकृति के संबंध में समझ बनाने में सहायक ये होता है। फिर है साक्ष्य आधारित तर्क में साक्ष्य भी होते हैं साइंस में। फिर है एक निश्चित विद्या विशेष के रूप में विज्ञान की अनुशंसा करने में सहायक, तो ऑप्शन नंबर 4 वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, यही नहीं होगा यहाँ पर। हेल्पफुल इन अप्रिशिएटिंग साइंस एज अ डेफिनेटिव डिसिप्लिन, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका क्लास 7th की में जियो में श्वसन रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म आपको पढ़ाना है। फिर है विद्यार्थियों के साथ निम्नलिखित गतिविधि कराती हैं, कोई टीचर है वो एक्टिविटी करा रही है। अब एक्टिविटी क्या है उनकी, वे तीन परख नलियाँ लेती हैं, वो 3 परख नलियाँ ले ली। फिर क्या हुआ, तथा प्रत्येक की 3/4 भाग को जल से भर देती हैं। हर में क्या है, वाटर है, 3/4 इसका पोर्शन का। फिर है ABC, ये तीनों परख नलियाँ हो गई ABC, और अंकित कर देती हैं, नाम भी अंकित कर दी। फिर है ऐसे आप कर लिया करिए क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट थोड़ी करेंगे, फिगर आप समझेंगे आपको समझ में आ जाएगा। 3 परख नली, इसमें पानी भरा हुआ ABC नाम है। वे परख नली ए में घोघा डाल देती हैं, क्या करती हैं, परख नली ए में जो है स्नेल डाल देती, घोघा डाल देती हैं। और जो परख नली फिर है ए में तो स्नेल डाल दी, और बी वाले में क्या करती है, परख नली बी में जल पादप और ये क्या की बी में एक पौधा डाल दी, ट्री कोई डाल दी, फिर प्लांट डाल दी। फिर सी में भी घोघा और पादप दोनों डाल दी, जो सी है इसमें प्लांट भी डाल दी और स्नेल भी डाल दी। फिर क्या हुआ, शिक्षिका तब विद्यार्थियों से पूछती है कि ये डाल दी सब, इसके बाद पूछ रही हैं किस परख नली में CO2 का जो सांद्रण है वो उच्चतम होगा। इस मामले में शिक्षिका किस प्रक्रिया कौशल को बल दे रही है। तो आप क्या करेंगे, आपको भी दिखेगा नहीं कि CO2 किस में ज़्यादा हो गया, किस में कम हो गया, आप बस अनुमान लगाएंगे, पूर्वानुमान लगाएंगे। अनुमान नहीं होगा, पूर्वानुमान होगा। क्यों, क्योंकि जो अनुमान हम होने से पहले, ये देखिए 1 मिनट, जो अनुमान हम किसी चीज़ के होने से पहले लगा लेते हैं वो होता है पूर्व अनुमान। होने से पहले ही जिस अनुमान को हम लगाते हैं वो पूर्व अनुमान होता है। प्रेडिक्ट करना, ऑप्शन नंबर 1 वाला सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये होगा सांद्रण उच्च, उससे पहले ही हमें बताना है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया होगा मतलब कि आप पहले बताएंगे, तो पहले बताएंगे पूर्वानुमान लगेगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 86 है यहाँ पर, पाठ्यपुस्तकों में विस्तारित अधिगम के भाग के रूप में प्रस्तावित गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द एक्टिविटीज सजेस्टेड एज ए पार्ट ऑफ एक्सटेंडेड लर्निंग इन टेक्स्ट बुक। तो हमें बताना है कि अगर विस्तारित अधिगम की बात की जाए, लर्निंग जैसे कि कोई 10% लर्निंग करा रहा है, तो यहाँ पर बोल दिया गया कि आप अपने लर्निंग प्रोसेस को या लर्निंग लेवल को थोड़ा सा एक्सटेंड करिए, मतलब कि बढ़ाइए। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है इसके संबंध में। पहला ऑप्शन है, ये विज्ञान के ज्ञान और कौशल के रंग पटल के लिए महत्वपूर्ण, सही है, ये इंपॉर्टेंट होता है, इससे ज्ञान जो है, नॉलेज है, ये और बढ़ेगा। फिर है, ये विद्यार्थियों के मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार बनती है, इसमें मूल्यांकन कहाँ हो रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, ये सही नहीं है। अगर हम बता रहे हैं कि मान लीजिए हम 10% पढ़ा दिए, हम बोले कि इसको 20 तक ले जाइए, आप एक्सटेंड करिए अपने अधिगम को, तो इसमें मूल्यांकन नहीं हो रहा है, इसमें बस ज्ञान का वो मतलब फॉर्मेशन हो रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, इसमें मूल्यांकन नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 है यहाँ पर, विज्ञान पाठचर्या की विषय वस्तु वैधता। देखिए कितना वैधता पूछा गया है, संज्ञान कहीं पूछा जा रहा है, कहीं प्रोसेस पूछा जा रहा है, अब विषय वस्तु वैधता पूछा गया। कंटेंट वैलिडिटी कब कहलाएगा। फिर है कि संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः परिलक्षित नहीं होता। तो इसके रिगार्डिंग कौन सा सेट नहीं यहाँ पर होगा, चलिए देखते हैं। सामग्री अद्यतन, अपडेटेड, ये फिर है अवधारणाएं यथार्थता निरूपित, तो ये तो होता ही है सेट। फिर है कि क्योंकि जो कंटेंट है वो तो अपडेटेड होनी ही चाहिए, यहाँ पर कौन सा नहीं है इसके रिगार्डिंग। तो जो अवधारणाएं यथार्थता निरूपित, तो ये रिप्रेजेंट होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट एक्यूरेटली वो भी होना चाहिए, तो ये भी सही है, कॉन्सेप्ट एक्यूरेट ही होना चाहिए। फिर कुछ शिक्षार्थियों के लिए अवधारणाओं को तुच्छ बनाया गया है, तो यहाँ पर सी वाला जो होगा क्या हो जाएगा, सी वाला यहाँ पर सही था कि कुछ अवधारणाओं को शिक्षार्थियों के लिए तुच्छ बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर कहीं ऑप्शन दिया नहीं गया था, तो ये इसमें जेड ऑप्शन दे दिया था, मतलब मान लिया था कि सबको कॉमन मार्क मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसे टीम शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त तर्कधार के रूप में शामिल किया जा सकता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द मोस्ट सुटेबल रेशनल फॉर टीम टीचिंग। अगर आपको टीम में टीचिंग वाला प्रोसेस करना है तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा, चलिए देखते हैं। पहला है, यह बृहत अमाप वाली कक्षाओं के लिए एक प्रभावी रणनीति है। तो क्या लार्ज साइज जो क्लास है इसके लिए प्रभावशाली है टीम वाला शिक्षण। फिर है, यह विविध, ये उतना सही नहीं है, यह विविध सुविज्ञता वाले विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाता है। इट बेनिफिट्स द स्टूडेंट विद डाइवर्स एक्सपर्टीज। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला सही हो जाएगा। कि अगर ग्रुप बन रहा है, यहाँ पर क्या मैथ में मैं बताई थी आज कि जो ग्रुप होता है, अगर ग्रुप में टीचिंग करना है तो सबसे पहली बात तो हेट्रोजीनियस ग्रुप बनाइए, हेट्रोजीनियस ग्रुप बनाइए। साथ में क्या हो, हेट्रोजीनियस ग्रुप का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई बच्चा है जो इंग्लिश जानता है और कोई बच्चा है जो हिंदी जानता है, दोनों को साथ में ग्रुप करके बनाइए, ताकि ये बच्चा इससे हिंदी सीख सके, ये बच्चा इससे इंग्लिश सीख सके। तो यही है, ये जो है अलग अलग सीखने का ये बेनिफिट होता है इसका डाइवर्सिटी से। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से क्लास 7th के शिक्षा विद्यार्थियों में गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंब रचना की अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी। तो पहला है, विद्यार्थियों के एक समतल दर्पण में विभिन्न अवस्थाओं प्रतिबिंबों को अवलोकन करने के लिए कहना। फिर है, विद्यार्थियों को चमकीले स्टील चम्मच के साथ खेलने और उसमें अपने प्रतिबिंब का अवलोकन करने का कहना। तो बिल्कुल सेकंड वाला सही है, इसमें खेल के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है, बर्डन भी नहीं होगा और साथ में वो खुद से अवलोकन भी कर रहे हैं, वो भी रियल लाइफ से कनेक्ट भी करा के। तो ऑप्शन बस सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन इस कथन से परिलक्षित नहीं होता, कौन इस कथन से मतलब कि इम्प्लीमेंट नहीं होता। क्या है, अच्छी विज्ञान शिक्षा अच्छे बच्चे के अनुकूल, जीवन के अनुकूल और विद्या मतलब अनुशासन के अनुकूल होना चाहिए। तो कौन सा नहीं होता। विज्ञान शिक्षा को विज्ञान संबंधी प्रक्रियाओं को अर्जित करने में विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए। तो सही है, ये तो होता है। विज्ञान शिक्षा को बच्चों और आसपास के वातावरण के बीच एक कड़ी बनानी चाहिए। तो यही तो बोला जाता है कि रियल लाइफ से कनेक्ट करिए। फिर है, NCF 2005 में यही तो बोला गया था कि आउट ऑफ द कंटेंट को क्लासरूम लेके जाइए। विज्ञान शिक्षा को विद्यार्थियों को स्कूल में अनुशासित, ये देखिए जो अनुशासन डिसिप्लिन वर्ड है ये नेगेटिव होता है
ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव टैग वर्ड में आता है आपका अनुशासन। कहीं भी अनुशासन दिखे तो उसको काट दीजिएगा, वो सही नहीं है। अनुशासन है, पनिशमेंट है, ये सारी चीज़। फोर्थ ऑप्शन है विज्ञान कक्षा एक विकासात्मक रूप से उपयुक्त होना चाहिए, तो ये तो सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो अनुकूल है वही, जो नहीं सही है वही बताना है। यहाँ पर मत जाइएगा कि ये अनुकूल है, इसके हिसाब से आप आंसर दे दीजिए। मेन तो यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या नहीं है इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदर्शन को कार्यान्वित करने के संबंध में वांछनीय नहीं है। तो हम देखते हैं कौन सा नहीं है इसमें। तो यहाँ पे पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिजायरेबल विद रिस्पेक्ट टू कैरिंग आउट ऑफ ए क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन बाय टीचर। अगर टीचर के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है तो उसमें से क्या डिजायरेबल नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन है, समय पूर्व ही उन अनुबंधों या संबंधों पर बल देना जिनका निर्माण करना विद्यार्थी के लिए आवश्यक है। तो समय से पूर्व हम नहीं करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, ये डिजायरेबल नहीं है। प्रदर्शन को पूरा करना, जो आप डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट किए हैं तो इसको पूरा करना चाहिए, ये तो सही है, डिस्कशन करना चाहिए। साथ में है कि जो कार्यान्वित करने से पूर्व प्रदर्शन का अभ्यास करना, एक बार प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए ताकि वहाँ पे कुछ गड़बड़ ना हो। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि डिजायरेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका को टीचर हैं अपने क्लास 6 के विद्यार्थियों को शरीर में गति बताना है कि बॉडी मूवमेंट पढ़ाते समय निम्नलिखित प्रतिबिंब दिखाती हैं। कोई चित्र दिखा रही हैं जिसमें जल यात्रा करती नाव, मतलब नाव तैर रही है, तैरती हुई मछली, साथ में एक उड़ता हुआ हवाई जहाज, ये 3 चीज़ दिखाती हैं। फिर है वह तत्पश्चात विद्यार्थियों को प्रतिबिंबों की आकृति एवं गति के प्रकार को प्रतिबिंबित करने के लिए कहती हैं। फिर है उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा किन को संभावित रूप से नियोजित किया जाएगा। तो हमें बताना है कि क्या विद्यार्थी इसमें से यूज़ करेंगे। सबसे पहली बात तो किसी चीज़ को देखना, तो वो क्या हो जाता है, ऑब्जर्वेशन आता है, तो बी ऑप्शन तो होगा ही होगा। जिसमें बी नहीं है उसको काट दीजिए, ये कट जाएगा आपका, ये कट जाएगा, बी होगा ही। अब ए पहले वाले और चौथे वाले में से देखते हैं कौन सा सही होता है। साथ में यहाँ पर इंडक्टिव रीजनिंग ये भी होगा। आगमन क्या होता है, पहले एग्जाम्पल दे दी, एग्जाम्पल देने के बाद वो बोली विद्यार्थियों से कि प्रकार को, मतलब आकृति और गति के प्रकार को प्रतिबिंबित करने के लिए बाद में कहती हैं। मतलब कि पहले तो वो एग्जाम्पल ये दिखा दी, जल यात्रा करती हुई नाव, तैरती हुई मछली, उड़ता हुआ जहाज। तो आगमन विधि वही तो होता है जिसमें हम एक एग्जाम्पल से किसकी तरफ जाते हैं, एग्जाम्पल से हम रूल की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आज सुबह क्लास में बोली थी मैथ पेडागोजी वाले में कि अगर कहीं पर परिभाषा पूछी जाए तो वो रूल होता है। आपको समझना होगा कि रूल के अंतर्गत आता कौन कौन सा है। एक तो परिभाषा, डेफिनेशन आएगा, दूसरा आपका आ जाएगा फार्मूला वगैरह, तीसरा कोई कॉन्सेप्ट है तो वो भी आपका रूल के अंतर्गत आता है। तो ये क्या कर रही हैं, पहले एग्जाम्पल दे रही हैं, फिर प्रकार पूछ के रूल की तरफ जा रही हैं। तो आगमन विधि भी हो जाएगा, ये भी होगा एंड ये भी होगा। बी एंड सी ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा, बी एंड सी। ऑब्जर्विंग एंड इंडक्टिव रीजनिंग, मेजरिंग कुछ मापने के लिए बोली कि इसको चीज़ को मापिए कितने देर में ये उड़ रहा है, नहीं। क्लासीफाइंग भी नहीं होगा, क्योंकि ए बी सी अगर तीनों ऑप्शन होता तो हो सकता था, लेकिन ए बी सी तीनों ऑप्शन नहीं है, सो ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पना करने के कौशल का निर्देशक नहीं है। तो जो हाइपोथेसिस स्किल होता है इसका निर्देशक इंडिकेशन यहाँ पर या चिन्ह बोल सकते हैं, कौन सा नहीं है। तो इसमें जो परिकल्पना कौशल होता है इसमें क्या किया जाता है, इसमें पहली बात तो ये होती है कि जो पहले से आपके पास पूर्व प्रियर नॉलेज होता है उसकी बेस पर अनुमान लगाया जाता है, एक तो ये होती है। दूसरा इसमें खोजबीन भी चलता है, और साथ में जो साइंटिफिक रिसर्च वगैरह होते हैं वो भी उसी में होता है। और परिकल्पना कौशल पूर्व अनुमान एक होता है, साथ में अस्थायी भी होता है, ये अस्थायी भी होता है। तो इसमें देखते हैं कौन सा नहीं है।
तो यहाँ पर कुछ सिद्धांतों के विषय में अवलोकन करना ऑब्जर्वेशन होगा, रिसर्च भी होता है। संबंधों की व्याख्या करने का प्रयास करना ये भी होता है। सूचना एकत्र करना, कहीं भी सूचना एकत्र करना नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। थर्ड वाला है किसी प्रयोग के लिए एक्सपेरिमेंट भी इसमें आएगा परिकल्पना में, और खोजबीन भी परिकल्पना में आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो रहा है? सेकंड वाला। सेकंड सही हो रहा है। यूजिंग द सेंसेस टू गेदर इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए सेंसेस का यूज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि जब ऋणात्मक रूप से आवेशित क्षण को अनावेशित विद्युतदर्शी के निकट लाया जाता है तो व्हेन ए नेगेटिवली चार्ज रॉड इज ब्रॉट नियर एंड अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, क्या होता है फिर? द इलेक्ट्रोस्कोप लीव्स मूव फर्दर अपार्ट, मतलब कि विद्युतदर्शी जो पत्तियां होती हैं एक दूसरे से दूर जाएंगी। तो ये क्या है? आप देख रहे हैं कि एक दूसरे से दूर खुद ही चली जा रही हैं, आपको कुछ करना नहीं है, आप पास लाए खुद ही चली गई एक दूसरे से दूर, और आप इसको अपने आँखों से देखे भी, और आँखों से देखिए। अभी जस्ट आप पढ़े थे तैरती हुई नाव उड़ता हुआ जहाज़, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अनुमान नहीं, ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, अवलोकन हो जाएगा। तो ए तो आपका अवलोकन है, ऑब्जर्वेशन लिख दे रही हूँ वो है। फिर है दोनों विद्युतदर्शी पत्तियाँ समान आवेश अर्जित करेंगी। क्या आपको दिखता है? कोई मान लीजिए ये रॉड है, आपको दिख रहा है कि इसमें प्लस प्लस, इसमें 2 प्लस है, इसमें 2 माइनस है, ऐसे दिखता है चार्ज? आपको नहीं दिखता। तो ये क्या होता है? ये एक अनुमान होता है, जस्ट इन्फरेंस होता है, अनुमान होता है, आपको दिखता नहीं आंखों से, अनुमान बस हम लगा लेते हैं कि इसमें लाइट है, इसमें नहीं है। तो ये हो जाएगा, ये अनुमान हो जाएगा, मतलब कि इन्फरेंस है ये। फिर है ऋणात्मक आवेशों को विद्युतदर्शी पर हस्तांतरित किया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप इसकी पत्तियां एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। तो ये भी क्या है? ये आपको दिखेगा कि ऋणात्मक जो आवेश हैं इस पर आ रहे हैं? नहीं दिखेगा, ये भी हम सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं। तो बी और सी इन्फरेंस हो जाएगा और ए ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। ए इज एन ऑब्जर्वेशन एंड वाइल बी एंड सी आर इन्फरेंस। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए अवलोकन है, बी सी अनुमान है। ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा, जो आंखों से दिखे अवलोकन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 है यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ए मोस्ट सुटेबल स्ट्रेटजी टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक डिफिशियंसी डिसीजेस एट अपर प्राइमरी लेवल। अगर आपको अपर प्राइमरी लेवल पर डिफिशियंसी डिसीजेस मतलब कि अभावजन्य रोग है, ये आपका टॉपिक है, इस पर अगर बच्चों को अवेयर कराना है तो सबसे अच्छी रणनीति क्या होगी? सबसे अच्छी रणनीति होगी एक डॉक्टर को लेके आइए जिससे प्रिस्क्रिप्शन लीजिए, साथ में उसके बाद क्या करिए? डिस्कशन को होल्ड करिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अभावजन्य रोग से संबंधित डॉक्टर के प्रदर्शन मतलब की प्रिस्क्रिप्शन की व्यवस्था कर उस पर परिचर्चा करें। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। एक डॉक्टर की राय लीजिए, प्रिस्क्रिप्शन लीजिए, फिर क्या करिए? उस पर एक डिस्कशन होल्ड करिए। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अपने आप से चर्चा नहीं करनी है, डॉक्टर को बुलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 है यहाँ पर। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, हमें बताना है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। पहला है तथ्य एक अवलोकन है। क्या फैक्ट एक ऑब्जर्वेशन होता है दैट हैज़ रिपीटेडली बीन फाउंड टू बी ट्रू ओवर द टाइम, जिसको बार बार सही पाया जाता है। फिर है नियम एक सिद्धांत होता है। नियम एक सिद्धांत नहीं होता, सिद्धांत नियम होता है। फिर है जिसे समयोपरि बार बार सही पाया जाता है। तो ये ऑप्शन तो गलत है कि लॉ जो है एक थ्योरी होता है, ये गलत है। पहला है तथ्य एक अवलोकन है। जब कोई चीज़ मान लीजिए जहाज यहाँ पर उड़ रहा था, या फिर आप अर्थ के रोटेशन को ले लीजिए, किसी भी चीज़ को ले लीजिए, जड़त्व के नियम को ही ले लीजिए। जब आप बार बार उसको सही पाएंगे, जैसे कि बार बार आप सही पाएंगे कि हाँ जड़त्व का नियम ऐसे हो रहा है, तो वो क्या है? पहले तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये हो रहा है या हो भी नहीं रहा है, तो ऑब्जर्व करेंगे। जब बार बार उस ऑब्जर्वेशन को सही पाएंगे, सेम पाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा? वो एक फैक्ट बन जाएगा। तो वो एक फैक्ट बन जाएगा। सही है, बिल्कुल सही है, जिसको बार बार सही पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही है, मतलब फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ओनली ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 90 है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द स्टेटमेंट साइंस प्रोमोट्स स्केप्टिज्म। तो पहला है साइंस इज प्योरली इंडक्टिव इन नेचर। क्या साइंस शुद्ध रूप से इंडक्टिव है? तो ये गलत है। कौन सी कथन की व्याख्या करता है कि विज्ञान जो है संदेहवाद को बढ़ाता है, स्केप्टिसिज्म को बढ़ाता है? ये कौन सा स्टेटमेंट बताएगा? तो ये तो नहीं बता रहा है। फिर है वैज्ञानिक दूसरे वैज्ञानिकों के जांच परिणामों पर विश्वास नहीं करते, तो ये संदेह बढ़ा रहा है, ये भी नहीं बढ़ा रहा है। फिर है वैज्ञानिक उन्मुक्त विचार वाले होते हैं, अपने विचारों को रूपांतरित करने के इच्छुक होते हैं, तो ये भी नहीं है। फिर है
विषयनिष्ठ अनुभाविक साक्ष्यों के आधार पर वैज्ञानिक दावे की वैधता, बिल्कुल सही है, आंकते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जो साइंटिस्ट हम वो जज करते हैं वैलिडिटी ऑफ क्लेम बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एम्पेरिकल एविडेंस, जो उनके पास एविडेंस होते हैं अनुभाविक, जो अनुभव के द्वारा जो साक्ष्य प्राप्त किए जाते हैं, मतलब कि बार बार किसी चीज़ का अनुभव हो रहा है तो वो एक एविडेंस के रूप में कार्य करने लगेगा, उस पर जो वैधता ये डालते हैं कि इसकी वजह से बार बार ये सही हो रहा है सो ये वैध है। तो ये रीज़न होता है विज्ञान के संदेहवाद को बढ़ाने का। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी वजह से ये क्या करता है, संदेहवाद को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 है यहाँ पर। उच्च प्राथमिक स्तर पर रासायनिक अपक्रिया की अवधारणा से संबंधित विद्यार्थियों को परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अति उपयुक्त रणनीति होगी। तो यहाँ पर कौन सी सबसे अच्छी जो रणनीति है वो होगी, चलिए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल स्ट्रेटजी किसके लिए, फॉर इंट्रोड्यूसिंग द स्टूडेंट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन एट अपर प्राइमरी लेवल। तो केमिकल रिएक्शन रासायनिक अपक्रिया पढ़ाना है, हमें क्या करना चाहिए, चलिए देखते हैं। डिस्कशन करना चाहिए, साथ में ऑब्जर्वेशन वगैरह भी कराना चाहिए रियल लाइफ से जो कनेक्ट करा के। चलिए देखते हैं यहाँ पर। राइट द केमिकल इक्वेशन, क्या आप डायरेक्ट रासायनिक अपक्रिया लिख देंगे तो गलत है ये। डिफाइंड, परिभाषा में बोली थी कि ये गलत होता है डेफिनेशन। फिर है होल्ड ए डिस्कशन, सही लग रहा है। ऑन केमिकल रिएक्शन विच स्टूडेंट आर लाइकली टू हैव ऑब्जर्व इन दियर लाइफ्स, मतलब कि रियल लाइफ से रिलेटेड जो बच्चे डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं उससे रिलेटेड आप क्या करिए, ऑब्जर्वेशन उनको उनके सामने लाइए और साथ में एक डिस्कशन को होल्ड करिए। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ, व्याख्या वैसे निगेटिव है, डिफाइन वैसे निगेटिव है और डायरेक्ट इक्वेशन लिख देना गलत ही है। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है यहाँ पर, 2024 का पेपर है ये। मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, हमें बताया गया है कि मेटल जो ऑक्साइड है वो क्या है, बेसिक होता है नेचर में। फिर है एयर एक्सपैंड ऑन हीटिंग, ये बताया गया। फिर है लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन पासिंग, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि जो चूने का पानी होता है वो क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है CO2 प्रवेश कराने पर। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज इस अदर, एक दूसरे को ये उदासीन कर देते हैं। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा ऑब्जर्वेशन है और कौन सा, इफ़ ऑब्जर्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाई ओ, अगर ऑब्जर्वेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे ओ के द्वारा, एंड इन्फरेंस बाई आई, और इन्फरेंस को आई के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो ऑब्जर्वेशन वो होता है जिसे हम क्या करें, ऑब्जर्वेशन वो होता है जो हमें दिखे। तो क्या हो जाएगा, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन पासिंग कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि ये लाइम वाटर मान लीजिए रखा हुआ है, हम जैसे ही इसमें CO2 को एंटर कराते हैं, CO2 को पास कराते हैं, तुरंत क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुरंत मिल्की। जब मिल्की होगा तो हमारे आंखों के सामने हम ऑब्जर्व करेंगे, हाँ ये मिल्की हो रहा है। तो ऑब्जर्वेशन सी है। सी क्या है, ये ऑब्जर्वेशन है। और देखते हैं और भी। मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, ये तो कहीं प्रयोग करके बताया नहीं जा रहा है कि हम मेटल ऑक्साइड में ये डालते हैं लिटमस पेपर के द्वारा तो ये कलर आ जाता है, सो ये बेसिक है, ऐसा नहीं बताया जा रहा है ना, बस ऐसे बता दिया जा रहा है। तो ये इन्फरेंस हो जाएगा, एक अनुमान है ये। एयर एक्सपैंड ऑन हीटिंग, इसमें भी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है। जब भी मतलब कि आपका ऑब्जर्वेशन अवलोकन तब होगा जब एक्सपेरिमेंट हो रहा हो, करंट में चल रहा हो, तो ये भी इन्फरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बोल रहा है ना कि किया जा रहा है, बोला जा रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एंड HCl दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ये बोला जा रहा है ना कि करके दिखाया जा रहा है। जहाँ पर करके दिखाया जाएगा ओनली वही ऑब्जर्वेशन होगा, जहाँ पर स्टेटमेंट टाइप का बोल दिया जाएगा वो इन्फरेंस हो जाएगा, अनुमान हो जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल सी यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है, आई इन्फरेंस कौन कौन सा है, ए है, बी है एंड डी है। ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ऑब्जर्वेशन और इन्फरेंस के बीच में क्या डिफरेंस है। ऑब्जर्वेशन में एक बार फिर से समझ लीजिए, प्रयोग उस टाइम पे करंट टाइम पे होना चाहिए, साथ में उसमें जो बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि ये नहीं चार्ज का ट्रांसफ़र, ये नहीं होना चाहिए, साथ में जो दिखे आँखों से, ये ऑब्जर्वेशन होता है। और अगर इन्फरेंस कौन सा होगा, एक स्टेटमेंट टाइप का आपको दे दिया गया वो इन्फरेंस हो जाता है, जो कि करंट में चल ना रहा हो। यहाँ पर क्वेश्चन है डिस्कशन ऑन सोशियो साइंटिफिक इशू इन क्लास हेल्प, जो सामाजिक वैज्ञानिक मामलों पर परिचर्चा है, डिस्कशन करना है, तो वो किस चीज़ के लिए हेल्प करेगा। पहला है डेवलपिंग आर्ग्यूमेंटिव
आर्ग्यूमेंटेटिव स्किल इन लर्नर, तो जो अधिगमकर्ताओं में तर्क संगत, मान लीजिए आप आर्ग्यूमेंट किसी से कर रहे हैं तो वो जो कौशल है वो आपके अंदर होगा डेवलप कि नहीं होगा, होगा। तो ये फर्स्ट सही है, आर्ग्यूमेंटेटिव जो स्किल है वो डेवलप होगा। फिर है डेवलपिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव ऑफ एन इशू, तो जो इशू है, जो मामला है, उसके लिए कई पर्सपेक्टिव, कई विचार आएंगे, तो ये भी सही है, ये भी होगा सोशियो साइंटिफिक इशूज़ पर डिस्कशन करने से। फिर है इनकरेजिंग सिटीजन साइंस एक्टिविटीज़, तो यहाँ पर जो साइंस मतलब कि नागरिक वाला साइंस एक्टिविटीज़ है इनकरेज होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। अप्रिशिएटिंग द रोल ऑफ सोसाइटी इन डेवलपमेंट ऑफ साइंस, तो बोला जा रहा है कि जब साइंस डेवलप हुआ है उसमें समाज का रोल बताना, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ABC होगा, क्योंकि ABC और D ऑप्शन तो था नहीं, तो हम तीनों को ही लेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, ABC, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यही वाला है या फिर कुछ और है। ये क्वेश्चन है, हालांकि विवादित क्वेश्चन था, तो देखते हैं। यहाँ पर एक क्लास 7th का एक शिक्षक पादपों और जीव जंतुओं में अनुकूलन पढ़ा रहा है। फिर विषय पर विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणाओं की पहचान करने की योजना बनाता है। इस उद्देश्य से निम्नलिखित रणनीतियों के समुच्चय में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा, तो उससे इस टॉपिक पर क्या करना है, और वैकल्पिक अवधारणाओं की पहचान बनाने की योजना बना रहा है, तो इसमें से कौन सा सही होगा, देखते हैं कौन सा सही होगा। पहला है यहाँ पर पोर्टफोलियो, तो आपको पता ही है पोर्टफोलियो सही होगा। सामूहिक परिचर्चा डिस्कशन को हम निगेटिव कभी नहीं ले सकते। क्वेश्चनायर जो यहाँ पर है इसको भी नहीं ले सकते। नैदानिक जो परीक्षण होता है, तो ये तो सही है, इसमें भी ये भी सही है। इंटरव्यू वगैरह ये भी सही है, चित्रांकन भी सही होगा। तो यहाँ पर ये जो विवादित क्वेश्चन था, फाइनल आंसर किया आया, तो 1 और 2 दोनों आंसर सही दिया गया। पहला और दूसरा दोनों मिला के होगा ऑप्शन नंबर 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिगार्डिंग साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस, जो वैज्ञानिक अन्वेषण होता है, अन्वेषण का मतलब खोज भी ले सकते हैं, पूछताछ भी ले सकते हैं, तो कौन सा इसके बारे में सही है, देखते हैं। परिणाम क्रिया द्वारा प्रभावित नहीं होते, क्या परिणाम जो है वो क्रिया द्वारा प्रभावित नहीं होगा, तो ये गलत है। होता है, क्यों नहीं होगा। अगर मान लीजिए हम वहाँ पर क्या बोला गया था कि HCl को और NaOH को जब हम मिलाते हैं तो ये एक दूसरे को न्यूट्रल कर देता है, तो ये उदासीन जो कर रहा है ये क्रिया पर डिपेंड है या नहीं है। अगर यहाँ पे NaOH की जगह हम NH3 लेते तो क्या तब भी यही रिजल्ट होता, नहीं होता। तो इसका मतलब है कि जो परिणाम आ रहा है उदासीन हो जा रहा है, ये क्रिया विधि से प्रभावित होता है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो यहाँ पर दिया गया ये रॉन्ग है। फिर है, किसी अनुसंधान या अन्वेषण में सामाजिक संदर्भ प्रभावित कर सकते हैं, तो जो इन्वेस्टिगेशन होता है इसे पूछताछ बोला जाता है, इसमें जो सोशल कॉन्टेक्स्ट होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं, बिल्कुल सही है, 20 वाला सही है, वो करेंगे प्रभावित। फिर है, आंकड़े और साक्ष्य समान होते हैं, क्या जो डाटा और एविडेंस है, आपको खुद पढ़ के पता चल रहा होगा क्या डाटा एविडेंस सेम होता है, तो गलत है ये। कैसे सेम होगा, डाटा जो है मान लीजिए मैं दे दी कि 1 to 10 नंबर्स का डाटा मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, जिसमें 1 से 10 तक की गिनतियाँ लिखी हुई हैं, और साथ में कोई ये बोला कि मैं ये इस चीज़ का प्रूफ दे रहा हूँ, एविडेंस दे रहा हूँ कि हाँ ये चीज़ ट्रू है, तो डिफरेंस है कि नहीं है, तो ये गलत है। तो इसमें अभी तक B सही निकला है, ये भी गलत, ये भी गलत। फिर है, किसी भी सर्वव्यापी वैज्ञानिक विधि नहीं है, देयर इज़ नो यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड, तो हाँ जो साइंटिफिक मेथड आते हैं कोई ना कोई उसका तोड़ निकाल ही देता है, तो यूनिवर्सल नहीं है। ऑप्शन नंबर D वाला सही है यहाँ पे अन्वेषण के बारे में। ऑप्शन नंबर B एंड D फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, B और D सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 यहाँ पर, ये भी हालांकि विवादित टाइप का ही क्वेश्चन था। विज्ञान कक्षा में अपसारी प्रश्नों का उद्देश्य हो सकता है, जो साइंस से एजुकेशन होता है उसमें अपसारी प्रश्न का मतलब डाइवर्जेंट क्वेश्चन जो होते हैं, जिसको हम ओपन एंडेड वाले क्वेश्चन भी बोला जा सकता है, इसमें खुल के अपने माइंड को फ्री करा के कुछ भी सोचा जा सकता है। तो देखते हैं इसमें से कौन सा इसका उद्देश्य हो सकता है। तो यहाँ पर आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करना, इससे क्रिटिकल जो थिंकिंग है वो डेवलप होगी, सही है, होगी। विद्यार्थियों के बीच भेद करने का, तो भेद तो नहीं होगा, ये गलत है कि विद्यार्थियों जो होते हैं, स्टूडेंट जो होते हैं, अगर उनमें हमें हमेशा बोला जाता है कि इसमें भेद नहीं किया जाता है विद्यार्थियों में। फिर है, संचारण विकसित करने का, तो ये तो होगा संचारण विकसित करना। नेक्स्ट है, थोड़ा सा ये कर देती हूँ मैं नीचे जिससे ये भी दिखे, टू डेवलप कम्युनिकेशन, संचारण का मतलब होता है संप्रेषण, बातचीत करना किसी से, तो ये सही है, अभी तक ये सही है, AC सही है। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान करना, तो
ये भी नहीं होगा। फिर है वैकल्पिक धारणाओं की पहचान करना, तो हाँ ये भी होता है। टू आइडेंटिफाई अल्टरनेट कॉन्सेप्शंस, तो वैकल्पिक अवधारणाओं को पहचानना ये भी होगा। साथ में या विज्ञान में व्यक्ति निष्ठता को स्वीकारने का, तो जो सब्जेक्टिविटी है इसको अप्रिशिएट करने का। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही था, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। हालांकि कुछ ये विवादित टाइप का क्वेश्चन था, तो ACEF को ही हम सही मान के चलेंगे। जो सबसे ज़्यादा सही इस ऑप्शन में से लग रहा है वो ऑप्शन नंबर सेकंड लग रहा है, ACEF। क्योंकि हम बी नहीं ले सकते, भेद नहीं करना स्टूडेंट में, ये कट गया, और बी इसमें भी है, तो सारे ऑप्शंस कट जा रहे हैं। फिर सेकंड के अलावा कोई ऑप्शन बच नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 है यहाँ पर, विज्ञान में जो जेंडर है प्रतिसंवेदी शिक्षा शास्त्र अपरिहार्य बनाता है। जेंडर रिस्पॉन्सिव पेडागोजी इन साइंस एंटेल्स, तो क्या अपरिहार्य ये बनाता है, चलिए देखते हैं। पहला है लिंग संबंधित संवेदनशील भाषा के उपयोग को, ये सही है। ये लिंग संबंधी जो संवेदनशील भाषा है इसका उपयोग करना चाहिए। फिर है रूढ़िबद्ध धारणाओं की जांच परख करने में विद्यार्थियों को संलिप्त करना, ये भी है। जेंडर आधारित समूह बनाना गलत है, ये भी विधिकृत आकलन, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, A और B, इसमें सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज बेस्ट सूटेड टू डेवलप इंडक्टिव रीजनिंग, तो जो आगमिक जो है विवेचन है इसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त इसमें से कौन सा होगा। विद्यार्थियों को समतल दर्पण में आपतन कोण के विभिन्न मापों के लिए परावर्तन कोण मापने के लिए कहना, तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि ये स्टूडेंट से एक्टिविटीज़ कराई जा रही है, और जहाँ पर स्टूडेंट से एक्टिविटीज़ कराई जाती है वो पॉजिटिव होता है। लेकिन हम और भी ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं, हो सकता है इससे अच्छा ऑप्शन मिल जाए। नियमों को सत्यापित करना, ये मतलब कि होता नहीं है, नियम की बात यहाँ पर भी किया गया, नियम की बात यहाँ पर भी। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा कि आस्किंग स्टूडेंट टू मेजर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर वेरियस केसेस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लेन मिरर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट साइंस एज इंक्वायरी, मतलब कि जांच पड़ताल की तरह विज्ञान को चित्रित करता है, इसमें से कौन सा ऑप्शन। चने के बीज में अंकुरण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों का अन्वेषण करना, खोज करना, तो ऑप्शन फर्स्ट ही यहाँ पर सही हो जाएगा। सूची करना, ये जांच पड़ताल नहीं होगा। अवलोकन करना, इसमें भी जांच पड़ताल नहीं होगा, क्योंकि इंक्वायरी का मतलब ये है कि पूछना किसी चीज़ को, खोजना, पूछना, किसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढना, तो ये भी नहीं होगा। वर्गीकरण करना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग साइंटिफिक लॉस, जो विज्ञान के नियम है उसके बारे में कौन सा सही है। तो वे वैज्ञानिक सिद्धांतों से बनते हैं, क्या वैज्ञानिक जो नियम होते हैं वो सिर्फ साइंटिफिक थ्योरीज से बनते हैं, नहीं, एक्सपेरिमेंट वगैरह भी तो होता है। दे कैन नॉट बी चैलेंज्ड, क्या उनको चुनौती नहीं दी जा सकती है, तो गलत है, चुनौती दी जा सकती है, इसलिए तो बोला जाता है अस्थायी है। वे भौतिक परिघटनाओं के लिए तर्क प्रदान करते हैं, तो ये भी नहीं है। फिर है वे अवलोकनशील परिघटनाओं के मध्य संबंधों का वर्णन करते हैं, बिल्कुल सही है। वे जो ऑब्जर्व करते हैं उसी के रिगार्डिंग वो रिलेशनशिप भी निकालते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। बिना ऑब्जर्वेशन के क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो दे डिस्क्राइब रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑब्जर्वेशन फेनोमेना, ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ अल्टरनेट कॉन्सेप्शंस इन साइंस, तो यहाँ पर वैकल्पिक जो अवधारणा होते हैं उसकी विशेषता नहीं है, उसका फीचर नहीं है। पहला ऑप्शन है विचार परिवर्तन प्रतिरोधी होते हैं, क्या आइडियाज़ होते हैं वो चेंज मतलब उसमें नहीं होता, तो ये गलत है, विशेषता ये है। फिर है क्या इसमें से विशेषता नहीं है, ये हमें बताना है। फिर है विचार अलौकिकृत विशेषताओं से विकसित होते हैं, ये भी है। विचार कारण और प्रभाव तर्क को प्रदर्शित नहीं करते, तो ये इसकी विशेषता नहीं है, ये करते हैं। विचार जो होते हैं वो कारण और प्रभाव के तर्क को प्रदर्शित करते हैं, ये गलत है, विचार स्थिर होते हैं। फिर ऑप्शन नंबर विशेषता नहीं है, थर्ड वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल इंडिकेटर फॉर असेसिंग स्टूडेंट्स एबिलिटी टू दियर रेशनली, तो यहाँ पर बताना है कि विद्यार्थियों की बुद्धि संगत चिंतन की योग्यता के अगर आकलन करना है तो कौन सा उपयुक्त नहीं होगा। पहला है विद्यार्थी विज्ञान से मिथकों को पृथक करने के लिए स्पष्ट तर्क
तो स्पष्ट जो तर्क है, क्लियर आर्ग्यूमेंट है, वो तो देना होगा, भी सही है। फिर है विद्यार्थी संदर्भित सूत्रों एवं नियमों की पुनरावृत्ति, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सही नहीं है कि स्टूडेंट्स रिकॉल द रेलिवेंट फार्मूला एंड लॉस, ये ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। संबंध स्थापित करना कारक एवं प्रभाव के बीच में, सही है ये। विद्यार्थी वैध एवं अवैध प्रमाण के बीच में विभेदन कर पाते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला यहाँ पर नहीं सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक क्लास 6 टीचर, एक क्लास 6 की कोई टीचर है, असंपर्कीय बल नॉन कॉन्टैक्ट जो फोर्स है का अध्यापन करते हुए सबसे पहले स्थिर वैद्युत बल की व्याख्या करती हैं, फिर स्थिर वैद्युत आवेश की, फिर स्थिर वैद्युत क्षेत्र की, फिर स्थिर वैद्युत विभव को समझाती हैं। इस घटना को निम्नलिखित में से किन पाठचर्या वैधताओं का उल्लंघन हुआ? तो किस चीज़ का इसमें से उल्लंघन हुआ? तो चलिए देखते हैं किस चीज़ का हुआ। कॉग्निटिव का हुआ, क्योंकि क्या बोला जाता है, जो वैधता होती है वो कॉग्निटिव लेवल का भी होता है। तो कॉग्निटिव लेवल का ये माना जाता है कि जो बच्चे का एज है, एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, कि बच्चा 6 का है तो 6 का ही कंटेंट पढ़ाइए। और यहाँ पर इनको पढ़ाना था असंपर्कीय बल, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये और भी बड़े लेवल की चीज़ें बताने लगी। पहले वैद्युत, स्थिर वैद्युत बता दी, फिर यहाँ पर जो है यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बता दी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बता दी। तो ये सारे जो चैप्टर्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज बता दी, असंपर्क बल में ये सारी चीज़ें बता रही हैं, मतलब कि ये कॉग्निटिव लेवल के हिसाब से वर्क नहीं कर रही हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर क्या हुआ, पाठचर्या वैधता में उल्लंघन हुआ है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, अपनी कक्षा में एक विज्ञान शिक्षक या शिक्षिका द्वारा अपनाई गई निम्नलिखित में से एक वांछित प्रथा क्या है? तो इसमें से कौन सा डिजायरेबल है प्रैक्टिस? पहला है वैज्ञानिक व्याख्याएं, ये गलत है, डिजायरेबल नहीं है। सख्ती से मना के साथ में ये भी निगेटिव है, सख्ती नहीं दिखाना हमें। विज्ञान के शिक्षकों को ज्ञान का अंतिम अधिकारी समझने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी नहीं होगा इसके लिए। फिर है विज्ञान किसी घटना की भ्रांतिपूर्ण समझ की मुक्ति के रूप में, मतलब कि कोई भ्रांतिपूर्ण अगर कोई कन्फ्यूज़न आ गया बच्चे को तो उसको दूर करना, अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड व्याख्या करने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर हतोत्साहित, ये तो गलत ही है। यहाँ पर टीचर को बिल्कुल हीरो के रूप में ट्रीट किया गया है सेकंड ऑप्शन में, सो ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड वाला जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन है वैज्ञानिक रुचि के विभिन्न स्थानों की सैर का आयोजन का निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक उपयुक्त हो सकता है? तो सैर हम एक प्रकार से फील्ड ट्रिप मान सकते हैं। अगर इसका आयोजन किया जा रहा है तो सबसे सही क्या होगा? ये पाठ्यपुस्तक के ज्ञान को वास्तविक संसार से जोड़ने में सहायता करते हैं। यही तो बोला जाता है कि आउट ऑफ द क्लासरूम लेके जाइए, रियल लाइफ से कनेक्ट कराते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक विद्यालय स्तर पर विज्ञान के शिक्षकों द्वारा अनुसरित निम्नलिखित में से क्या एक वांछित शिक्षण अधिगम है? तो क्या वांछित है, चलिए देखते हैं। विद्यार्थियों को विश्वास दिलाइए कि विज्ञान सबके लिए नहीं है। क्या है, वांछित ही पूछा जा रहा है, एक मिनट। नॉट डिजायरेबल पूछा जा रहा है, कौन सा डिजायरेबल नहीं है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, कन्विंस स्टूडेंट दैट द साइंस सब्जेक्ट इज नॉट मेंट फॉर ऑल। जब भी कहीं हिंदी वर्ड आए आपको उसका अर्थ समझ में ना आए, इंग्लिश जरूर एक बार देखा करिए। तो विद्यार्थियों को अगर ये गलत है और यहाँ पर बोला गया है क्या एक वांछित है, वांछित मतलब मना किया हुआ जो प्रोसेस है नॉट डिजायरेबल है, तो ये हो जाएगा। जैसे कि बोला जाता है कि हमें क्या मान के चलना है, एनसीईआरटी में ये तो बोला गया है कि मैथ सबके लिए, मैथ के लिए, तो उसी प्रकार से सारे सब्जेक्ट सबके लिए हैं। तो ऐसा थोड़ी मान के चलेंगे कि साइंस से नहीं है सबके लिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा, जो कि डिजायरेबल नहीं है। आपके पेडागोजी के टोटल क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं 2018 से लेके 2024 तक के। कुछ ऑनलाइन मोड वाले क्वेश्चन थे जो कि मुझे बहुत अप्रोप्रिएट नहीं लग रहे थे आपके लिए, तो मैं उसको कुछ क्वेश्चन को छोड़ी हूँ। बाकी 2018 से 2024 तक ऑनलाइन मोड को छोड़ के जितने भी क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट हो चुके हैं और आपके सारे कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। ऑलमोस्ट आपका पेडागोजी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। बाकी जो साइंस सब्जेक्ट से 20 नंबर का पूछा जाता है, नेक्स्ट वीडियो में 2 से 3 दिन के बाद मैं डाल दूंगी उसको, क्योंकि तैयार करने में टाइम लगता है थोड़ा सा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।